Goal, nation's leading institute. Hello students, myself Faisal Khan. Today we are here to discuss the solution of AITS Major Test 6 held on 23rd of March 2025. Let's start our discussion. Now, start with the first question. Question number 46. For the circuit shown here, the current through the Zener diode is. एक यहाँ पे दे रखा है आपको सर्किट जिसमें पूछा कि Zener डायोड से कितना करंट पास होगा. तो मान लेते हैं यहाँ पे पास होने वाला करंट है IZ, आने वाला यहाँ पे करंट है I, जबकि इस लोड रजिस्टर से पास होने वाला करंट है IL. एक यहाँ पे जंक्शन पॉइंट. तो फ्रॉम KCL से जानते हैं हम लोग, फ्रॉम KCL किरचॉफ्स करंट लॉ, किसी भी जंक्शन पे आने वाला करंट मस्ट बी इक्वल टू जाने वाला करंट, दैट इज IZ प्लस IL के बराबर. यानी Zener डायोड के अबाउट जो करंट होगा उसको लिखेंगे हम लोग I माइनस IL. अब पता करना है यहाँ पे IL का वैल्यू और I का वैल्यू. यहाँ पे देखिए जानते हैं अगर Zener डायोड कंडक्ट कर रहा है, इफ Zener डायोड इज कंडक्टिंग, अगर Zener डायोड कंडक्ट कर रहा है तो तब उस केस में ये दोनों पैरेलल में होने की वजह से वोल्टेज अबाउट Zener मस्ट बी इक्वल टू वोल्टेज अबाउट लोड रजिस्टर विल बी इक्वल टू 20 वोल्ट. जैसे यहाँ पे वोल्टेज मिल गया तो करंट आ जाएगा अबाउट लोड रजिस्टर, दैट इज VL डिवाइडेड बाई RL. VL का वैल्यू पुट किया दैट इज 20 वोल्ट और यहाँ पे इसका वैल्यू दे रखा है 2.5. रिमेंबर किलो ओम है तो ऊपर जाके मिली एम्पियर में मिल जाएगा, तो ये वैल्यू आ गया आपके पास 8 मिली एम्पियर. सिमिलरली अगर I की बात करें तो फ्रॉम KVL से लिख सकते हैं, यहाँ पे 50 वोल्ट है, इसके अबाउट यहाँ पे वोल्टेज दे रखा है आपको 20 वोल्ट. तो फ्रॉम KVL से अगर करंट I लिखे, मेन करंट थ्रू द 2 किलो ओम रजिस्टर, कितना हो जाएगा, दैट इज 50 माइनस ऑफ 20 वोल्ट डिवाइडेड बाई 2 किलो ओम विल बी इक्वल टू 15 मिली एम्पियर, क्योंकि ये बन जाएगा 30 और 2 से डिवाइड होकर 15. सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दिया. I का वैल्यू है आपके पास 15 मिली एम्पियर में, जबकि IL दे रखा है 8 मिली एम्पियर में. सॉल्व करने पे तो ये वैल्यू आ गया 7 मिली एम्पियर. तो ऑप्शन विल बी 4. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47. As shown in the figure, a block of mass 12 kg lying on a horizontal surface is pulled by a force F acting at an angle 60 degree with horizontal. For mu s is equal to 0.5, the block will just start to move. जस्ट स्टार्ट टू मूव का मतलब हो गया कि एक्सेलरेशन सिस्टम का जीरो. यानी कि अगर यहाँ पे अप्लाइड फोर्स इक्वल हो जाए फ्रिक्शन फोर्स के, जो कि इसके अपोजिशन करेगा इसके मोशन के लिए, तो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा कि जस्ट स्टार्ट टू मूव. तो अगर हम लोग यहाँ पे फोर्स को यहाँ पे इसका कंपोनेंट ले लें, दैट इज जिधर एंगल होगा उधर ऑलवेज कॉस कंपोनेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा F cos 60. और इसी फोर्स का जिधर एंगल नहीं होता उधर कंसीडर करते हैं हम लोग साइन कंपोनेंट, तो साइन 60. दिस कॉल्ड द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस, क्योंकि बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. क्योंकि ये ग्राउंड के कांटेक्ट में ये ब्लॉक है तो एक कांटेक्ट फोर्स आएगा जिसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में, और इसका वेट mg एक्ट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में. अगर यहाँ पे बात करें तो वर्टिकल फोर्स यानी F sin 60 और नॉर्मल दोनों बैलेंस करेगा मिलकर mg को, वेट mg को. तो यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन पता कर लिए, तो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू आ गया mg माइनस ऑफ F ऑफ sin 60. अब यहाँ पे देखिए कंडीशन दे रहा है कि जस्ट स्टार्ट टू मूव का मतलब ये हो गया कि अप्लाइड फोर्स जस्ट इक्वल हो जाए किसके, लिमिटिंग फ्रिक्शन को. लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन इज कॉल्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिसको हम लोग लिखते हैं कितना है ऑलवेज म्यू एस इंटू एन के बराबर. अप्लाइड फोर्स आपके पास है F ऑफ cos 60. F ऑफ cos 60 विल बी इक्वल टू म्यू एस का वैल्यू हो गया 0.5 और n का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए mg माइनस ऑफ F sin 60. तो यहाँ पे देखिए F cos 60 को इधर ले लिखा ऐसे F cos 60, अभी इसको म्यू मान रहे हैं, म्यू को इधर लेकर आ गए तो क्या मिला आपको म्यू इंटू F ऑफ साइन 60. सारी वैल्यूज बाद में पुट कर देंगे, विल बी इक्वल टू म्यू एस इंटू mg के बराबर, जबकि यहाँ पे स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. F कॉमन ले लिए, जैसे यहाँ पे F कॉमन लिए तो F कॉमन लेने पे मिला कि आपको cos ऑफ 60 डिग्री प्लस म्यू एस इंटू साइन 60 डिग्री मस्ट बी इक्वल टू म्यू एस mg के बराबर. म्यू एस mg पूछ रहा आपसे फोर्स का वैल्यू, तो फोर्स विल बी इक्वल टू म्यू एस mg डिवाइडेड बाई cos ऑफ 60 प्लस म्यू एस इंटू साइन ऑफ 60 डिग्री. सारी वैल्यूज को पुट किया, दैट इज 0.5. मास आपको यहाँ पे दे रखा है 12 kg, तो इसकी वैल्यू पुट कर दिए
12 और जी का वैल्यू हो गया 10 डिवाइडेड बाई cos 60 1/2 प्लस 0.5 इंटू ये हो गया √3/2। वैल्यूज़ को सॉल्व किए तो f का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 64.3 न्यूटन, 64.3 न्यूटन। तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। 2 point charges A and B of magnitude plus 12 into 10 power minus 6 coulomb and minus 12 into 10 power minus 6 coulomb respectively are placed at a distance d apart. The electric field at the middle point O, middle point बोला गया यहाँ पे, middle point O between the charges is 2.16 into 10 power 5 Newton per coulomb. The distance d between the point charges A and B क्या होगा? देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि एक यहाँ पे पॉइंट चार्ज है, यहाँ पे मान लेते हैं एक पॉइंट चार्ज है Q1, दूसरा पॉइंट चार्ज है Q2। इसका मैग्नीट्यूड पॉजिटिव तो इसका मैग्नीट्यूड निगेटिव, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है यहाँ पे सेम, पोलैरिटी एक का पॉजिटिव दूसरे का निगेटिव। इन दोनों के बीच में जस्ट मिडिल पे कोई पॉइंट P है जिसका यहाँ से सेपरेशन हो जाएगा d/2, क्योंकि जस्ट मिडिल पॉइंट पे है तो ये भी सेपरेशन हो जाएगा d/2, जबकि दोनों चार्ज सेपरेटेड है d पे। दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है बट पोलैरिटी यहाँ पे अपोजिट है। तो यहाँ पे Q1 Q2 को हम लोग लिख सकते हैं, ये हो गया आपके पास -Q के बराबर और ये हो गया आपके पास +Q के बराबर, और Q का वैल्यू दे रखा है 12 इंटू 10⁻⁶। कह रहा है कि इस P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जस्ट मिडिल पॉइंट पे उसका वैल्यू दे रखा है 2.16, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख रहे हैं यहाँ पे। तो मैग्नीट्यूड फॉर्म में कभी भी चार्ज की पोलैरिटी को पुट नहीं करते हैं, तो किसी एक के द्वारा लिखेंगे तो क्या मिलेगा आपको KQ डिवाइडेड बाई R², और R का यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है आपको d/2 का होल स्क्वायर। ऐसा ही दूसरे के द्वारा तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स। ये वैल्यू आपको दे रखा है EP, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P दे रखा है आपको 2.16 इंटू 10⁵। सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट किया, ये 4 ऊपर चला गया तो देखिए ये 2 इंटू 4, चूंकि 2 का स्क्वायर 4 इंटू के कांस्टेंट 9 इंटू 10⁹ इंटू चार्ज का कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लिख लेंगे, दैट इज 12 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई d² इज इक्वल टू 2.16 इंटू 10⁵। यहाँ से इसको सॉल्व किए तो d² का वैल्यू आ गया 4 के बराबर, तो d का वैल्यू यहाँ से हो गया 2 मीटर। तो ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। ए पार्टिकल एग्जीक्यूट्स SHM between x equal to -a and x equal to +a. If time taken by particle to go from x equal to 0 to a/2 is 1 second, then time taken by particle in going from x equal to a/2 to a कितना हो जाएगा? देखिए यहाँ पे कुछ सिचुएशन ऐसा दे रखा है कि ये आपके पास आ गया मीन पोजीशन x इक्वल टू 0 पे, ये आपके पास आ गया एक्सट्रीम पोजीशन, तो यहाँ पे मिला आपको x इक्वल टू +a और यहाँ पे दे रखा है x इक्वल टू 0 जो कि मीन पोजीशन पे है। क्योंकि 0 से a/2 के बीच में आपको समय दे रखा है 1 सेकेंड, तो मान लेते हैं यहाँ 0 से मोशन हुआ a/2 के तक, x का वैल्यू है a/2, फिर यहीं से a/2 से x तक जाने का यहाँ पे टाइम पूछा, तो मान लेते हैं इसका टाइम t1 है, यहाँ पे टाइम t2 है, जबकि हम लोग जान रहे हैं ये मीन पोजीशन है, दिस इज कॉल्ड मीन पोजीशन, और ये आपका आ गया एक्सट्रीम पोजीशन। अगर आप लोग यहाँ पे मीन से चलना पार्टिकल स्टार्ट करता है तो फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ SHM x इक्वल टू a sin ω_t, मीन से चला तो 5 यहाँ पे 0, x का वैल्यू यहाँ पे लिखे, x का वैल्यू है आपके पास a/2 विल बी इक्वल टू a इंटू साइन ऑफ ω_t। तो यहाँ पे देखिए a से a कट हो गया तो ये वैल्यू आपके पास कितना मिला, साइन ऑफ ω_t विल बी इक्वल टू 1/2। कितने का वैल्यू 1/2 होता तो पहला साइन π/6 यानी 30 डिग्री का π/6, तो यहाँ से मिला आपको ओमेगा इंटू टी मस्ट बी इक्वल टू π/6 और ओमेगा यानी टी आ गया आपके पास π/6 ओमेगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए π/6, ओमेगा होता है 2π डिवाइडेड बाई कैपिटल टी, रिमेंबर कैपिटल टी इज अ टाइम पीरियड, तो यहाँ से वैल्यू पुट किए, पाई से पाई कट हो गया तो ये आ गया t/12, और यही आपको दे रखा है क्वेश्चन में जिसको हम लोग t1 लिखे हैं, यानी कि यही टाइम स्मॉल t t1 के बराबर हो गया t/12, यानी कि इस मीन से a/2 तक जाने में जो समय लगा वो दे रखा है आपको t/12, जिसका वैल्यू दे रखा है आपको 1 सेकेंड, इसको लिख लिए 1 सेकेंड।
अब फर्दर पूछा कि T2 का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि मीन से एक्सट्रीम तक जाने का जो टोटल टाइम होता है वो होता है T/4 मीन टू एक्सट्रीम जाने का। और पूछा हम लोगों से T2, तो क्या यहाँ से डायरेक्ट आप T2 लिख सकते हैं, T2 विल बी इक्वल टू T/4 माइनस ऑफ T/12, चूंकि ये वाला टाइम दे रखा आपको T/12। इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट किया, सॉल्व किया, तो यहाँ पे 12 एलसीएम, तो ये कट हुआ तो ये आ गया 3T माइनस T, दैट इज ये आ गया T/6। यानी कि A/2 से A तक जाने का जो समय होगा वो हो जाएगा T/6। तो देखो क्या करें, यहाँ से यही टाइम आपसे पूछ रहा है, T इक्वल टू 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया T, और 6 से 2 हो गया 12, ये दे रखा आपको 1 सेकेंड, तो 2 इंटू 1 दैट इज विल बी इक्वल टू 2 सेकेंड, तो ऑप्शन विल बी सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5050, द फॉलोइंग लॉजिक गेट्स इज इक्वलेंट टू। देखिए पूछा कि क्या होगा, अगर यहाँ से बात करें तो ये जस्ट इक्वलेंट टू होगा इन्वर्जन गेट यानी नॉट गेट। जब भी किसी नैंड या नॉर गेट में दोनों इनपुट सेम हो जाए तो वो बिहेव करता है एज ए इन्वर्जन गेट यानी नॉट गेट। तो यहाँ पे जो इसका आउटपुट होगा वो लिखेंगे A बार, और यहाँ पे जो आउटपुट होगा वो लिखेंगे B बार। मान लेते हैं यहाँ पे इसकी वैल्यू है x। पहले x के बारे में बात करें तो x के लिए इनपुट हो गया, एक आ गया A बार, दूसरा इनपुट आ गया B बार, दोनों का यहाँ पे लगा दिया होल बार बिकॉज ये है नैंड गेट। फ्रॉम डिमॉर्गन्स थ्योरम जो भी यहाँ पे इनपुट हो उसका डबल बार डॉट कन्वर्ट होता है प्लस में, ये बन जाएगा B बार, चूंकि ये एंड कन्वर्ट होगा और में। जब भी किसी सिग्नल में डबल बार हो तो वो सिग्नल हो जाता है रिमेन सेम, तो ये A प्लस B, यानी कि x विल बी इक्वल टू A प्लस B यहाँ पे, और यही दोनों के लिए फिर कॉमन हो गया। कॉमन होने पे ये नॉर गेट, फिर ये बन जाएगा इन्वर्जन गेट यानी कि नॉर गेट, यानी कि y के लिए जब बात करेंगे तो y का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा x बार, दैट इज विल बी इक्वल टू A प्लस B का होल बार, और ये बनता है नॉर गेट के लिए, तो ऑप्शन विल बी 3। नेक्स्ट Question number 51. In a satellite, if the time period of revolution is t, then kinetic energy is proportional to। देखिए यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है, तो काइनेटिक हम लोग जानते हैं। सपोज मान लेते हैं अगर आपके पास ये अर्थ है, तो सैटेलाइट के केस में बात किया तो सैटेलाइट इसके चारों तरफ रिवॉल्व करेगा। जिस स्पीड से रिवॉल्व करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल स्पीड, दैट इज VO। यहाँ से यहाँ इसका सेपरेशन स्मॉल r, जबकि हम लोग जानते हैं ये होता है कैपिटल R, और ये हो गया इसका हाइट ऑफ द सैटेलाइट स्मॉल h। तो पूछा कि यहाँ पे सैटेलाइट का अगर टाइम पीरियड t है तो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू। सबसे पहले यहाँ पे बात कर लें काइनेटिक एनर्जी के बारे में, तो काइनेटिक एनर्जी होता क्या, दैट इज हाफ ऑफ m इंटू वी स्क्वायर, लेकिन v में क्या लिखेंगे, ऑर्बिटल वेलोसिटी। और ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए हम लोग जानते हैं ये किसके बराबर होता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी होता है √gm/r, तो इसका वैल्यू आ गया √gm/r, ये वैल्यू मिला आपको। तो ये आ गया V0 का स्क्वायर आ गया √gm/r। तो यानी काइनेटिक एनर्जी आप यहाँ से लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ gm इंटू m डिवाइडेड बाई r। और जानते हैं फ्रॉम कैपलर्स लॉ से, फ्रॉम कैपलर्स लॉ क्या होता है कि टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन प्रोपोर्शनल होता है r³ के। जैसे यहाँ पे r³ के प्रोपोर्शनल, तो r किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, t की पावर 2/3। तो पूछा यहाँ पे r की जगह पे आ गया 2/3, तो काइनेटिक एनर्जी एक्चुअल में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r के, और यही r इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया t की पावर 2/3 के। तो ऑप्शन दिखा आपको यहाँ पे फर्स्ट। नेक्स्ट Question number 52. A network of 4 resistance is connected to 12 volt battery as shown in figure. If VB minus VA is equal to X volt, where X is। ध्यान दीजिएगा VB माइनस VA पूछा, तो मान लेते हैं पहले यहाँ पे बैटरी सोर्स है, तो करंट चला यहाँ पे आई। करंट जब यहाँ पे पहुंचा तो उसको दो रास्ता दिखा, तो यहाँ पे जाने वाला करंट हो गया I1, और इस तरफ जाने वाले करंट को मान लिया हम लोग I2। जैसे यहाँ पे करंट मिला तो बैटरी से करंट पता करने के लिए क्या लिखेंगे, I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R इक्वलेंट। तो V आपको दे रखा है यहाँ पे 12 वोल्ट, R इक्वलेंट की बात करें तो ये दोनों किस में है, सीरीज में, तो 6 + 3 सीरीज में, R1 + R2 9, ये भी सीरीज में, तो 6 + 3 हो गया 9। फिर दोनों किस में आ गए, पैरेलल में। और जब भी सेम रजिस्टर पैरेलल में हो तो उसका इक्वलेंट लिखते हैं हम लोग R/N। और अभी यहाँ पे R का वैल्यू किसके बराबर है, 9 है, तो यहाँ पे ये वैल्यू मिल जाएगा आपको 9/2, दैट इज मेन करंट थ्रू द बैटरी मिल गया आपको 24 डिवाइडेड बाई 9 एम्पियर।
अब जैसे ये करंट यहाँ पे आया तो पी पॉइंट मिला आपको जंक्शन पॉइंट, इस जंक्शन पॉइंट पे करंट का डिवीजन हुआ, लेकिन देख रहे हैं यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 और 6 9 है, फिर अगेन 6 और 3 9 है, तो करंट का डिवीजन जो होगा फ्रॉम करंट डिवीजन रूल, तो इक्वली करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों में। तो फ्रॉम करंट डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल, तो I1 विल बी इक्वल टू I2 विल बी इक्वल टू I/2, चूंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये वैल्यू आ गया आपके पास 12/9 एम्पियर, क्योंकि यहाँ पे दोनों का रेजिस्टेंस यहाँ पे इक्विवेलेंट दे रखा था। अब ए और बी के बीच की बात करें तो फ्रॉम KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, बिटवीन हम लोग बात कर रहे हैं ए एंड बी के लिए बात कर ले रहे हैं। तो ए से चलना शुरू किए तो क्या लिखे, देखिए यहाँ पे VA से चलना शुरू किए, जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वहीं करंट है, तो लिखेंगे -6I1। हम लोग चल रहे हैं ए से बी की तरफ, जबकि करंट I2 आ रहा है 3 में इस तरफ, तो उसको लिखेंगे हम लोग प्लस का 3I2, पहुंच गया किसके पास, बी के पास। तो अगेन इसको सॉल्व किए तो यहाँ से मिला आपको VA माइनस VB, इधर लिख लिए VA माइनस VB, रेस्ट उधर लेकर चले गए तो ये आ गया 6I1 माइनस ऑफ 3I2, और I1 I2 दोनों हैं यहाँ पे सेम। I1 I2 की वैल्यू सेम होने की वजह से ये 6I माइनस 3I में बचा आपके पास 3 ऑफ I1 लिखो या 3 ऑफ I2, चूँकि दोनों का वैल्यू यहाँ पे सेम दे रखा है। तो ये वैल्यू आपके पास आ गया 3 और I1 का वैल्यू है 12/9, तो ये आ गया 4 वोल्ट। बस जल्दबाजी में आपको ये नहीं टिक कर देना कि फर्स्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है आपसे VB माइनस VA, अभी हम लोग कैलकुलेट किए VA माइनस VB, तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो VB माइनस VA विल बी इक्वल टू माइनस का 4 वोल्ट, तो X का वैल्यू हो जाएगा -4, तो ऑप्शन विल बी 3। नेक्स्ट Question number 53. A bullet of 20 gram leaves the barrel of gun with a velocity of 800 meter per second. If the barrel of gun is 80 centimeter long and mass of the gun is 5 kg, then value of impulse supplied to the gun will be. देखिए हम लोग यहाँ पे बात करें तो फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ COLM, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, फ्रॉम COLM कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो P इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू P फाइनल। ये हम लोग लिख रहे हैं बिफोर फायरिंग, ये लिखे हम लोग बिफोर फायरिंग, और इसको लिख रहे हैं हम लोग आफ्टर फायरिंग। बिफोर फायरिंग की बात करें तो बुलेट और ये गन दोनों कैसे हैं, रेस्ट पे यहाँ पे, तो ये हो गया 0। अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग बुलेट के बारे में, तो मास ऑफ द बुलेट को लिख लेते हैं MB से, और मास ऑफ द गन को हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं यहाँ पे MG से, या फिर जो यहाँ पे दे रखा है। तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन। तो ये चूंकि रिक्वाइल करेगा तो इसका डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे अपोजिट ले लिए। तो ये वैल्यू आपको क्या मिला, देखिए यहाँ से मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट विल बी इक्वल टू मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन। यानी कि यहाँ पे इस रिलेशन से पता चल गया कि मास इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो होगा मास इंटू वेलोसिटी ऑफ गन के बराबर होगा। तब उस चूंकि यहाँ पे P इनिशियल कैसा था, यहाँ पे 0, तो पूछ रहा कि इम्पल्स सप्लाइड टू द गन, तो आपसे यही तो एक्चुअल में पूछ रहा है, इम्पल्स सप्लाइड टू द गन। तो इम्पल्स फॉर गन के लिए बात करें तो वो हो जाएगा mg इंटू VG विल बी इक्वल टू MB इंटू VB, और यहाँ पे मास ऑफ द बुलेट आपको दे रखा है 20 ग्राम, तो इसको 20 इंटू 10⁻³ लिखे, और वेलोसिटी ऑफ बुलेट दे रखा है आपको यहाँ पे 800, तो ये इससे कट हो गया, तो ये आ गया 16 न्यूटन इंटू सेकेंड, तो ऑप्शन विल बी सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 क्या बोला, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस वे आर प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड टेंड टू मूव फ्रॉम स्ट्रांगर टू वीकर पार्ट ऑफ द फील्ड। चूँकि हम लोग जानते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की ये प्रॉपर्टी होता है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है अलॉन्ग द, अगर मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई कर रहे हैं तो उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ये अपने आप को अलाइन करता है, इसलिए वीकली मैग्नेटाइज्ड होता है। तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। दूसरा बात कर, चूँकि यहाँ पे ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग का इफेक्ट हम लोग देखते हैं, इस वजह से
से फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट हो गया। दूसरा दे रहा है कि फॉर मैग्नेटिक सब्सटेंस जो काई होता है यानी कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वो वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव होता है और लेस देन यहाँ पे 0 यानी -1 से 0 के बीच में। तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, जस्ट दोनों डेटा बेस्ड है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, तो ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट Question number 55. Heat cannot by itself flow from a body at lower temperature to a body at higher temperature is a statement or consequence of, चार ऑप्शन दे रखा है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, जीरोथ लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें एक्चुअल में यहाँ पे बात करते हैं, देखिए एक वर्किंग सब्सटेंस है, ये हो गया आपका वर्किंग सब्सटेंस। ये यहाँ पे एक दे रखा है सिंक, सोर्स और सिंक की बात कर रहे हैं। तो ये आ गया आपके पास सोर्स जो टेम्परेचर T1 पे है, एक यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है सिंक जिसका टेम्परेचर है T2, और सोर्स का टेम्परेचर ऑलवेज ग्रेटर देन होता है सिंक के टेम्परेचर से। अब देखिए अगर ये है लोअर टेम्परेचर पर, तो लोअर टेम्परेचर से हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा हायर टेम्परेचर में विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंट की हेल्प से। यानी अगर एक्सटर्नल एजेंट यहाँ पे वर्क परफॉर्म करे वर्किंग सब्सटेंस पे, तो हीट का ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम लोअर बॉडी टू हायर टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ। यही कहलाता है आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी रेफ्रिजरेटर इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्क करता है। तो ये स्टेटमेंट होगा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट फर्स्ट दे रखा द फोटो करंट इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है, क्योंकि हम लोग जानते हैं यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी के बीच में ये PEC फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी के बारे में ग्राफ ड्रॉ करें तो ये ग्राफ कैसा होता है यहाँ पे लीनियर, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट तो करेक्ट है। सेकंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विद विच फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये तो यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होता है वो के मैक्स विल बी इक्वल टू, जिसको लिखते हैं हाफ ऑफ V मैक्स का स्क्वायर विल बी इक्वल टू EV0 स्टॉपिंग पोटेंशियल के मेजरमेंट के बारे में बताता है। यानी ये डिपेंड करता है ऑलवेज फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। तो B तो गलत है, लेकिन C यहाँ पे क्या हो गया करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन के ऊपर। D देखते हैं द एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्स अ मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ये भी यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग कि ये भी करेक्ट स्टेटमेंट हो गया कि रेडिएशन को, यानी कि इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर या उसके ज़्यादा हो तब उस यहाँ पे रेडिएशन प्रोसेस होगा। ई ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है, जरा देख लेते हैं कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो ये तो यहीं पे कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, तो ई वाला गलत हो गया। तो ऑप्शन यहाँ पे अपने पास ए करेक्ट है, ऑप्शन अपने पास सी करेक्ट है, ऑप्शन अपने पास डी करेक्ट है। तो ऑप्शन विल बी 3, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जानते हैं अगर इंसिडेंट रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन या फिर इक्वल हो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के, या फिर इंसिडेंट रेडिएशन का जो वेवलेंथ है वो लेस देन या इक्वल हो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के, तभी यहाँ पे रेडिएशन का प्रोसेस होता है। यानी कि ऑप्शन विल बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। देखिए, वर्क डन बाय अ मैन इन लिफ्टिंग अ बकेट आउट ऑफ अ वेल बाय मीन्स ऑफ रोप टाइड टू द बकेट इज पॉजिटिव। सपोज अगर हम लोग बात कर लें, ये अपने पास एक ये बकेट है, इसको यहाँ पे पुल किया जा रहा है एक मैन के द्वारा, पुल कर रहा है, तो एक्चुअल में मैन एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, और यहाँ पे इसका वेट है तो mg यहाँ पे वेट एक्ट होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ये तभी पॉसिबल होगा जब मैन का जो फोर्स है वो इसके फोर्स को काउंटर पार्ट कर दे, यानी इसके इक्वल हो जाए, तभी इसको पुल करने की यहाँ टेंडेंसी होगा। या तो इसके बराबर हो तो इससे ज़्यादा हो, तभी मैन क्या करेगा, उसको पुल कर सकता है। तो मिनिमम कंडीशन में अप्लाइड फोर्स बाय द मैन विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द बकेट। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि मैन अगर पुल कर रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी किधर होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में।
यानी कि ये बकेट वेल से बाहर आना शुरू करेगा। अगर बकेट वेल से बाहर आना शुरू किया तो यहाँ पे जब वर्क डन की बात करेंगे तो यही वर्क डन बाय द मैन विल बी इक्वल टू mg इंटू एच के बराबर। और ये कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव, बिकॉज यहाँ पे लगने वाला जो थीटा होगा यानी फोर्स, ये फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन है, तो फोर्स क्या हो, सॉरी थीटा क्या आ जाएगा? जीरो, यानी एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव। तब इस केस में यही वर्क डन हो जाएगा पॉजिटिव। यानी यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट जो बोल रहा है वो तो करेक्ट है, ए वाला करेक्ट हो गया। सेकंड की बात कर रहे हैं, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इज लिफ्टिंग अ बकेट आउट ऑफ अ वेल बाय रोप टाइड टू द बकेट इज नेगेटिव। देखिए यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स की बात किया तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो यहाँ पे एक्ट हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बकेट को हम लोग लेकर जा रहे हैं ऊपर। तब इस केस में थीटा यानी एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 180 डिग्री। और हम लोग जानते हैं जो वर्क डन होता है एक्चुअल में उसको हम लोग लिखते हैं एफ इंटू डी इंटू कॉस थीटा। थीटा 180 तो नेगेटिव हो गया, कॉस 180 नेगेटिव, तो वर्क डन हो जाएगा नेगेटिव। तो ये भी स्टेटमेंट तो करेक्ट है। सी की बात करते हैं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन इन एन इंक्लाइंड प्लेन इज पॉजिटिव। देखिए अगर कोई बॉडी स्लाइड कर रहा है किसी भी इंक्लाइंड सरफेस पे, ये देखिए ऐसा स्लाइड कर रहा है तो इसका मोशन तो इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन तो ऑलवेज इसका अपोज करेगा, फ्रिक्शन एक्ट होगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसके द्वारा जो वर्क डन होगा वो हम लोग क्या, चूंकि ये कैसा हो गया, ये काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया, तो यहाँ पे क्या जाएगा? नेगेटिव। जबकि बोल रहा कि वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन इन इंक्लाइंड प्लेन इज पॉजिटिव, तो ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गया। आते हैं डी के पास, वर्क डन बाय एन अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी मूविंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज जीरो। देखिए यहाँ पे अप्लाइड फोर्स को तो कैसे बात कर दिया, लेकिन यहाँ पे एक शब्द आ गया रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो यहाँ पे अगर टोटल वर्क डन की बात करें तो वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स प्लस वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स भी तो होगा आपके पास, दैट इज के फाइनल माइनस ऑफ के इनिशियल। तो यहाँ पे बोल दिया कि जीरो होगा, जबकि नहीं, यहाँ पे वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स तो एग्जिस्ट करेगा। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया आपका? गलत हो गया। ई की बात करते हैं तो वर्क डन बाय द एयर रेजिस्टेंस ऑन एन ऑसिलेटिंग पेंडुलम इज नेगेटिव। पहला ही शब्द आ गया एयर रेजिस्टेंस, तो ये हमेशा ऑलवेज एक्ट होता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इस केस में भी थीटा की वैल्यू आपको क्या मिलेगा? 180 डिग्री, तो कॉस 180 होता है नेगेटिव। तो ये स्टेटमेंट भी हो गया करेक्ट। तो जहां पे ए बी एंड ई होगा वही होगा करेक्ट ऑप्शन, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट Question number 58. A proton and a deuteron particle of the same velocity enter in a uniform magnetic field which is acting perpendicular to their direction of motion. The ratio of radii of the circular path described by the deuteron particle and proton पूछा है। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी कभी कोई यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल इंटर करता है इन अ मैग्नेटिक फील्ड जिसमें दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, तब उस केस में यूसीएम कहलाता है, वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है पार्टिकल जिसके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है उसको हम लोग लिखते हैं एमवी डिवाइडेड बाई क्यू बी, जहाँ पे बी इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर यहाँ पे बात करें तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा ये प्रोपोर्शनल हो गया मास डिवाइडेड बाई क्यू के, क्योंकि बी यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी दोनों का सेम है यहाँ पे। तो मास और यहाँ क्यू की बात करें तो देखिए पूछा है आपसे रेशियो ड्यूट्रॉन और प्रोटॉन का, तो यहाँ लिख लेते हैं कि रेशियो यानी रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ प्रोटॉन विल बी इक्वल टू मास ऑफ ड्यूट्रॉन डिवाइडेड बाई मास ऑफ प्रोटॉन इनटू चार्ज ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन हम लोग जानते हैं एक्चुअल में होता क्या है, ये 1h2, और प्रोटॉन की बात करें तो उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? 1h1 से। प्रोटॉन हो गया आपके लिए 1h1, और यहाँ पे ड्यूट्रॉन की बात करें तो ये मिलेगा आपको 1h2, यानी कि दोनों के पास चार्ज जो होगा वो तो सेम होगा, लेकिन मास यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिफर, यानी कि ड्यूट्रॉन का जो मास होगा वो 2 टाइम्स होगा मास ऑफ प्रोटॉन का, अगर प्रोटॉन का मास सेम है, जबकि दोनों के पास जो चार्ज होगा वो रिमेन सेम। तो ये आ गया आपके पास आर डी, रेशियो ऑफ आर पी, ड्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो विल बी इक्वल टू 2:1, तो ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट Question number 59. 1 centimeter on the main scale of vernier caliper is divided into 10 equal parts. पहला स्टेटमेंट ध्यान देना हम लोग को, if 10 division of vernier scale coincide with 7 small division of main scale, what will be the least count? तो पहला देखो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे रहा है कि 10 VSD वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड कर गया 7 MSD मेन स्केल डिवीजन से। तो यहाँ से पहले 1 VSD वर्नियर स्केल डिवीजन पता कर लिए, तो वो वैल्यू आ गया 7/10 ऑफ
MSD। तो पूछा गया आपसे लीस्ट काउंट या वर्नियर कांस्टेंट क्या होता है, इसको वर्नियर कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो ये ऑलवेज होता है डिफरेंस ऑफ मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन का। तो ये वैल्यू आ गया 1 ऑफ MSD, इसकी वैल्यू पुट कर दिया तो 7/10 ऑफ MSD। तो ये आपको मिला 3/10 ऑफ MSD। अगर मेन स्केल डिवीजन की यहाँ पे रीडिंग की वैल्यू मिल जाए तो पुट कर दे तो लिस्ट काउंट आ जाएगा। तो उसके लिए देखो दे रखा है स्टेटमेंट 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, यानी कि 10 डिवीजन दे रखा है आपको 1 सेंटीमीटर में। तो 1 डिवीजन कितने में आ जाएगा, क्योंकि 1 डिवीजन ही बताता है मेन स्केल डिवीजन के बारे में। तो ये हो जाएगा 1/10 ऑफ सेंटीमीटर। तो यहाँ पे MSD वैल्यू मिल गया आपको 3/10 और MSD आपके पास आ गया 1/10 ऑफ सेंटीमीटर, दैट इज विल बी इक्वल टू 0.03 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन विल बी सेकंड। Now next question, question number 60. A particle moves from A to B as shown in figure, then ratio of the distance and displacement पूछा गया। देखिए अगर डिस्टेंस की बात करें तो एक्चुअल में A से B तक जाने में ये इसने आर्क लेंथ कवर किया, तो डिस्टेंस को आप डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं। जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होगा आर्क लेंथ के, और एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, आर्क लेंथ बराबर होता है रेडियस इंटू एंगल। ऐसा पढ़ें, रेडियस इंटू एंगल, जहाँ पे थीटा किस में लिखते हैं, ऑलवेज रेडियन में, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस की बात हो रही है। जब भी कभी डिस्टेंस में मेजरमेंट करते हैं एंगल को, तो एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग हमेशा रेडियन में। तो यहाँ पे गिवन वैल्यूज की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। डिस्टेंस विल बी इक्वल टू, रेडियस आपको दे रखा है 2r के बराबर, और यहाँ पे थीटा यानी 120 डिग्री, जिसको रेडियन में पुट करेंगे तो आ जाएगा 2π/3। तो यहाँ से ये वैल्यू मिल गया आपको 4 × πr डिवाइडेड बाई 3 आ गया डिस्टेंस। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ये ऑलवेज चेंज को बताता है, यानी कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड की बात करें जो रिप्रेजेंट कर रहा है AB के मैग्नीट्यूड को। चूंकि यहाँ पे दोनों के लिए यहाँ पे वैल्यू दे रखा है सेम, तो डायरेक्ट एक फार्मूला यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड 2p sin θ/2, जो कभी वेक्टर में हम लोग यूज किया करते हैं। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बारे में बात की तो विल बी इक्वल टू 2 × p की जगह पे आ गया 2r इंटू साइन ऑफ थीटा की वैल्यू पुट के यहाँ पे 120 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 हो गया 60 डिग्री। यहाँ पे साइन 60 होता है √3/2, √3/2 से 2 कट हो गया, तो ये आ गया आपके पास √3 × 2r के बराबर। ये मिला आपको डिस्प्लेसमेंट। पूछ रहा है आपसे रेशियो क्या होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, तो यहाँ पे देखिए रेशियो लिख लेते हैं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई डिस्प्लेसमेंट का रेशियो। तो पहला डिस्टेंस यहाँ पे टर्म दे रखा है आपको 4πr डिवाइडेड बाई 3, और डिवाइडेड बाई ये दे रखा है आपको √3 × 2r। 2 से ये r कट हो गया, पाई यहाँ पे बचा, तो देखिए 2π डिवाइडेड बाई 3√3 दिखा रेशियो में, तो ऑप्शन विल बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो। फर्स्ट दे रखा है ईच ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ मॉलिक्यूल कंट्रीब्यूट्स ½ kBt टू द एनर्जी। ईच रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ द मॉलिक्यूल कंट्रीब्यूट्स ½ kBt टू द एनर्जी। तीसरा देखा है ईच वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी यानी ईच वाइब्रेशनल मोड कंट्रीब्यूट्स kBt टू द एनर्जी। ऑल ऑफ दीज। देखिए हम लोग जानते हैं अगर यहाँ पे इक्की पार्टीशन ऑफ एनर्जी के थ्योरम के बेसिस पर बात करें तो ईच ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ मॉलिक्यूल विल बी इक्वल टू ½ kBt। सिमिलरली ईच रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मॉलिक्यूल कंट्रीब्यूट्स ½ kBt। चूंकि हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि रोटेशनल मोशन x के लॉन्ग, y के लॉन्ग, z के लॉन्ग भी पॉसिबल है, और जबकि यहाँ पे ट्रांसलेशनल की बात करें वो भी x, y या z के लॉन्ग जा सकता है, क्योंकि एक्चुअल में डिग्री ऑफ फ्रीडम ये बताता है कि इनडिपेंडेंट वेज के बारे में कि कोई भी सिस्टम के पास किस किस तरह से वो एनर्जी अपने पास कंसिस्ट रख सकता है वो सिस्टम, ये बताता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पे दे रखा है कि ट्रांसलेशनल रोटेशनल दोनों के लिए स्टेटमेंट करेक्ट है। फॉर अ मॉलिक्यूल विल बी इक्वल टू ½ kBt, वेयर kB इज द बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसका एक फिक्स वैल्यू होता है। kB विल बी इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट दैट इज 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो ईच वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कंट्रीब्यूट्स kBt टू द एनर्जी। अगर हम लोग बात करें तो ईच वाइब्रेशनल मोड प्रोवाइड्स 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगर ईच वाइब्रेशनल मोड प्रोवाइड्स 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम तो उससे एसोसिएटेड एनर्जी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2 ×
हाफ ऑफ ईच के द्वारा है KBT, और ऐसे ही आपके पास कितने हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम 2। हम लोग किसके लिए बात कर रहे हैं एक्चुअल में, वाइब्रेशनल के लिए। तो वाइब्रेशनल मोड में एक्चुअल में दो एनर्जी यहाँ पे मिलता है, एक होता है काइनेटिक एनर्जी और दूसरा आपको कहलाता है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी। इसी को आप लिखा करते हैं हाफ ऑफ म्यू आर इंटू वी स्क्वायर, या फिर इसको माइनस हाफ ऑफ के इंटू आर स्क्वायर, जहाँ पे आर इंटर एटॉमिक सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स है, और म्यू आर जो होता है ये कहलाता है रिड्यूस मास सिस्टम, जिसको आप लिखते हैं हाफ ऑफ m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इंटू वी स्क्वायर, और ये मोड मिलता है आपको एट हायर टेम्परेचर पे। तो चूंकि ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ वाइब्रेशनल मोड प्रोवाइड 2, तो यहाँ पे एनर्जी एसोसिएटेड का 2 टाइम्स ऑफ दिस, तो विल बी इक्वल टू KB इंटू T। तो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, तो ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। फिगर शोज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इफ E and EB आर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A and B, देन। देखिए सबसे पहले यहाँ पे बात करें तो जो फील्ड लाइंस का पैटर्न है वो कि यहाँ पे सेपरेशन कम, यहाँ पे सेपरेशन ज़्यादा। तो ये फील्ड लाइंस का पैटर्न की वजह से बोलेंगे कि ये फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि यूनिफॉर्म के लिए डायरेक्शन और साथ साथ में सेपरेशन बिटवीन द लाइंस अगर सेम है तो ऐसा पैटर्न कहलाता है आपका यूनिफॉर्म। अभी यहाँ पे दे रखा है नॉन यूनिफॉर्म पैटर्न, और चूंकि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होता है। A पॉइंट के बीच में दो फील्ड लाइंस के बीच का जो सेपरेशन B के रिस्पेक्ट में कम है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे A पे ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट B से, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट Question number 63. Unpolarized light of intensity I0 is incident on a surface of a block of glass at Brewster's angle. ध्यान दीजिएगा Brewster's angle पे यहाँ पे इंसिडेंट हो रहा है। In that case which of the following statement is true? तो पहले यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट के बेसिस पर यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। एक आपके पास ग्लास सरफेस दे रखा है, इस ग्लास सरफेस पे लाइट एक इंसिडेंट हुआ अनपोलराइज्ड। अनपोलराइज का मतलब ये है कि ये देखिए ऐसा लाइट जिसका इंटेंसिटी आपको दे रखा है I0, इंसिडेंट हुआ ब्रेविस्टर एंगल थीटा P पे, तो इसका कुछ पोर्शन यहाँ पे रिफ्लेक्ट, कुछ पोर्शन यहाँ पे रिफ्रैक्ट। तो ये यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड लाइट होता है, अगर लाइट इंसिडेंट हुआ ब्रेविस्टर एंगल पे तो रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज्ड होता है, जबकि यहाँ पे जो रिफ्रैक्टेड लाइट होता है ये पार्शियली पोलराइज्ड होता है। देखिए इसके पास कुछ ये भी पोर्शन मिलेगा आपको, ये पार्शियली पोलराइज्ड। इस केस में दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री। अगर यहाँ पे थीटा P पे तो फ्रॉम रिफ्लेक्टेड से ये भी किसके बराबर होगा, थीटा P के बराबर, और ये कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R। अगर यहाँ पे इस सरफेस पे टोटल आने वाला इंटेंसिटी इसका दे रखा है I0, तो क्या ये I0 को लिख सकते हैं विल बी इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे प्लस इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड या यहाँ पे रिफ्रैक्टेड। ये रिफ्लेक्टेड, ये ट्रांसमिटेड या फिर रिफ्रैक्टेड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड जो लाइट होगा वो विल बी इक्वल टू I0 माइनस IT के बराबर। ये तो I0 से लेस आ गया, I0/2 से लेस हो जाएगा यहाँ पे, और ये इस केस में थीटा P पे इंसिडेंट होने की वजह से रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली पोलराइज्ड होगा। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड विद इंटेंसिटी लेस देन I0/2। नेक्स्ट, चूंकि हम लोग ये भी जानते हैं, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे स्टेटमेंट समझ सकते हैं, क्योंकि माइलस लॉ से बात करें तो I इक्वल टू I0 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा होता है इसकी मीन वैल्यू, तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, I0/2, तभी यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया I0/2 के बराबर। ठीक है, तो ऑप्शन विल बी सेकेंड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 64। If V applied in the circuit is given by V is equal to, यानी वोल्टेज है 120√2 sin 200 pi t and current flowing in the circuit is I is equal to 15 sin 100 sin 200 pi t, यहाँ पे t होगा प्लस pi/4, then which statement is correct? चेक करना है यहाँ पे कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, कौन सा स्टेटमेंट नहीं। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पे करंट जो है वो pi/4, यानी ये लीड कर रहा है किससे, वोल्टेज से। अगर यहाँ पे एक फेजर डायग्राम की बात करें, फेजर डायग्राम की हेल्प से इस क्वेश्चन को एनालाइज कर रहे हैं हम लोग। फेजर डायग्राम में बात करें तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंसीडर करते हैं करंट। जानते हैं कि अगर रजिस्टर है सर्किट में
तो वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर उधर ही होगा जिधर करंट होगा, और जबकि यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर ये लैग करता है करंट से, और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर ये लीड करता है करंट से। कितना लीड करता है? 90 डिग्री 90 डिग्री। अब यहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर ज़्यादा हो जाए वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, यानी कि क्या यहाँ पे इस डिफरेंस को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं VC माइनस VL, ये कंसीडर करते हुए कि वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर इज ग्रेटर देन वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, और जबकि यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर मिल गया आपको VR और यहाँ पे करंट है I, तो रिजल्टेंट जो वोल्टेज होगा वो आप लिख सकते हैं इसके अबाउट ऐसा। जो रिजल्टेंट वोल्टेज है ये हो जाएगा अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VC माइनस VL का होल स्क्वायर। अभी भी देख रहे हैं जो करंट है वो वोल्टेज से लीड कर रहा है, करंट जो है वो इस फॉर्म में होने के बावजूद भी वोल्टेज से लीड कर रहा है। इसका मतलब है कि सर्किट में कैपेसिटर तो होगा, तो देयर मस्ट बी ए कैपेसिटर इन द सर्किट, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। देयर मे बी ए 3 कंपोनेंट इन द सर्किट, मे बी की बात हुई, इधर ये केस मिलेगा आपको सिर्फ, या फिर ये भी केस पॉसिबल है, तो ये भी स्टेटमेंट हो गया करेक्ट। अब यहाँ पे फर्स्ट की बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं फोर्थ को, क्योंकि 2 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया, मल्टीपल चॉइस नहीं दे रखा है। तो वैल्यू ऑफ द आर मस्ट बी इक्वल टू, तो चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे इम्पीडेंस की बात करें तो Z विल बी इक्वल टू V0 डिवाइडेड बाई I0, या फिर आप लिख सकते हैं VRMS डिवाइडेड बाई IRMS, ये यहाँ पे AC के टर्म में। वोल्टेज आपको दे रखा है V इक्वल टू 120 रूट 2 V0 का, यहाँ पे इसका पीक वैल्यू लिख लिए, दैट इज दे रखा है 120 रूट 2, और यहाँ पे करंट का जो पीक वैल्यू वो दे रखा है वो आपको दे रखा है 15, तो Z का वैल्यू आ गया आपके पास 8 रूट 2 ओम के बराबर। अब यहाँ पे देखिए चेक कर लिए, Z मिल गया हम लोग को इम्पीडेंस। अगर Z मिल गया तो ये भी जानते हैं हम लोग tan phi फेजर डायग्राम से, यहाँ पे tan phi जहाँ पे फेज दे रखा है आपको π/4, दैट इज विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा XC माइनस XL डिवाइडेड बाई R, और ये वैल्यू आपको दे रखा है tan ऑफ 45 डिग्री जो कि हो जाएगा 1 विल बी इक्वल टू XC माइनस XL डिवाइडेड बाई R। तो यहाँ से एक रिजल्ट आ गया आपके पास, XC माइनस XL विल बी इक्वल टू R। तो अगर यहाँ पे इम्पीडेंस की बात करें तो जब तीनों यहाँ पे पॉसिबिलिटी ये भी ले लिए हम लोग, तो Z विल बी इक्वल टू अंडर रूट पॉसिबिलिटी ऑफ 3 एलिमेंट्स की बात हुई तो R स्क्वायर प्लस ऑफ XC माइनस XL का होल स्क्वायर जो भी R के बराबर है, और Z का वैल्यू आपके पास है 8 रूट 2 विल बी इक्वल टू अंडर रूट, ये है R स्क्वायर प्लस इसका वैल्यू भी R स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ गया आपके पास रूट 2R, रूट 2 से रूट 2 कट हो गया, तो यहाँ से रेजिस्टेंस आपको मिल गया 8 ओम, यानी फर्स्ट ऑप्शन भी हो गया करेक्ट, तो ऑल आर द करेक्ट, तो ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट question number 65. 4 particles each of mass m are placed at the corners of a square of side 2l, length 2l. The radius of gyration of a system about an axis perpendicular to the square and passing through its center. यानी कि यहाँ पे बात कर रहे हैं कि स्क्वायर बना लेते हैं पहले, ये एक ऐसा स्क्वायर, इस स्क्वायर के सेंटर और प्लेन के परपेंडिकुलर पास होने वाला इस पॉइंट के अबाउट, जिसको O बोल दिए, पूछा रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होगा, जबकि कॉर्नर पे सेम मास यहाँ पे पुट किया गया, पार्टिकल जिसका मास सेम है, ऐसा पार्टिकल जिसका मास सेम, साइड यहाँ पे मान लेते A और A है, A की वैल्यू बाद में पुट कर देंगे 2L के बराबर। इस O के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है तो किसी एक के द्वारा लिखे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना A बाई रूट 2, तो लिखे हम लोग A बाई रूट 2 का होल स्क्वायर, ये किसी एक पार्टिकल की वजह से। ऐसे आपके पास 4 पार्टिकल्स है तो क्या करेंगे, इस पूरे में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया। तो यहाँ पे ये वैल्यू किसके बराबर आ गया, 2ma स्क्वायर के बराबर, ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट O, यानी कि जो सेंटर है पासिंग फ्रॉम द सेंटर है परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। अब यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा रेडियस ऑफ गायरेशन के बराबर, तो सिंस रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए लिखेंगे आई नॉट विल बी इक्वल टू m इंटू के स्क्वायर। अगर जल्दबाजी में आपने सिर्फ m इंटू के स्क्वायर लिखा तो आप सिर्फ एक पार्टिकल कंसीडर करें, जबकि हमारे पास तो यहाँ पे 4 पार्टिकल्स हैं, तो क्या करेंगे
4 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, दैट इज 2ma² विल बी इक्वल टू 4m इंटू के स्क्वायर। m से m कट हो गया, 2 से ये कट हो गया, तो के स्क्वायर का वैल्यू आ गया आपके पास a² डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। और a की जगह पे यहाँ पे दे रखा है आपको, इसकी वैल्यू पुट कर दिए, ये हो गया 4l² डिवाइडेड बाई 2, तो के स्क्वायर मिला आपको 2l², तो k का वैल्यू आ गया √2 इंटू l, तो ऑप्शन विल बी 3। नेक्स्ट question number 66, a 60 kg block of ice moving on a rough horizontal surface stops due to friction. After some times, if the initial velocity of the block is 5 meter per second, the mass of ice in kg that has melted due to heat generated by the friction. देखिए हम लोग यहाँ पे बात करें तो from heat जूल इक्वलेंट ऑफ हीट से बात करें तो W बराबर लिख सकते हैं यहाँ पे Q के, और यहाँ पे W जो होता है ये वर्क एनर्जी थ्योरम से लिख सकते हैं, हाफ ऑफ mv का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, हाफ ऑफ mv² विल बी इक्वल टू m', कितना अमाउंट ऑफ यहाँ मेल्ट किया वही पता करना है आइस का, तो उसको m' लिख लिए, इंटू यहाँ पे लिखे L, तो यहाँ पे लिखे हाफ, और मास आपको दे रखा है, मास दे रखा है आपको यहाँ पे क्वेश्चन में 60 kg ब्लॉक है तो 60 kg लिखे, जबकि इसका स्पीड दे रखा है आपको 5, तो यहाँ पे 5 इंटू 5 विल बी इक्वल टू m' इंटू L। लेटेंट हीट ऑफ आइस दे रखा है 3.36 इंटू 10 टू द पावर यहाँ पे 5 दे रखा है, जूल पर केजी था, तो ये वैल्यू आपको मिल गया। तो यहाँ से m' का वैल्यू सॉल्व करने पे आ गया आपके पास 2.23 इंटू 10 टू द पावर -3 kg, तो ऑप्शन विल बी सेकंड। नेक्स्ट question number 67, the kinetic energy k of a particle moving along a circle of radius r depends on the distance covered as s as k is equal to 2a² where a is a constant, the force acting on a particle is। देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये समझना है हम लोग को पार्टिकल एक सर्कल में मूव कर रहा है, अगर पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है तो उसके पास दो टाइप का फोर्स होगा। नेट फोर्स की बात करें तो विल बी इक्वल टू √, इसके पास पहला फोर्स होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, दूसरा फोर्स होगा टेंजेंशियल फोर्स। तो हम लोगों को पता करना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स और टेंजेंशियल फोर्स क्या होगा, जबकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दे रखा है 2as²। तो क्या यहाँ से अगर आप बात करें तो काइनेटिक एनर्जी है आपके पास 2as², तो काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं हाफ ऑफ mv² विल बी इक्वल टू 2as²। तो यहाँ से देखिए v² का वैल्यू आ गया आपके पास 4as² डिवाइडेड बाई स्मॉल m। तो चूंकि हम लोग जानते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स Fc विल बी इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाई r होता है, ये वैल्यू पुट किए तो मिला 4as² डिवाइडेड बाई r, चूंकि यहाँ पे v² की ये वैल्यू पुट कर दिया। तो यहाँ से मिल गया एक सेंट्रीपिटल तो मिल गया, अभी बचा क्या टेंजेंशियल फोर्स पता करने के लिए। सिंस हम लोग ये भी जानते हैं टेंजेंशियल फोर्स पता करने के लिए बात करें तो Ft विल बी इक्वल टू m इंटू at, और at क्या कहलाता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होता है वो ऑलवेज इक्वल होता है dv/dt के, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड ना कि वेलोसिटी। तो यहाँ पे देखिए आपके पास दे रखा है v², सिंस v² का वैल्यू दे रखा है 4as² डिवाइडेड बाई m, तो दोनों तरफ अगर डिफरेंशिएट कर दे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऑन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम की बात की है तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे वेरिएबल v है, यहाँ पे वेरिएबल s है, लेकिन हम लोग किसी तीसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। x⁴n वाला फार्मूला तो n x⁴n-1 इंटू dv/dt मस्ट बी इक्वल टू 4a डिवाइडेड बाई m, ये तो कांस्टेंट था, इसका डिफरेंशिएशन 2s इंटू ds/dt। ये वाला टर्म क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग किसी थर्ड वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इन दोनों को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। देखिए ds/dt वेलोसिटी हो गया, तो ये इससे कट हो गया, 2 से 2 कट हो गया, और बचा क्या आपके पास dv/dt, यही तो होता है at का वैल्यू कितना बचा आपके पास, देखिए 2s कट हो गया तो ये आ गया 4as डिवाइडेड बाई m। तो यहाँ से आपको ft मिल गया, ft का वैल्यू m से m कट हो गया, ये आ गया आपके पास 4as के बराबर। जैसे ये मिला तो इन दोनों की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया तो √, fc का वैल्यू आपके पास 4as² डिवाइडेड बाई r का होल स्क्वायर प्लस ft का वैल्यू आ गया आपके पास 4as का होल स्क्वायर। अगर यहाँ से ध्यान देखें तो s की पावर 4 है, s की पावर 4 है, तो क्या इसको कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग √, यहाँ से देखिएगा क्या हम लोग 4as का होल स्क्वायर लिखे
इंटू एस स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बाहर लिख लें। अभी भी देखिए वही लिखा हुआ है। ऐसा क्यों किए? ताकि यहाँ से 4as को हम लोग कॉमन ले सकें। जैसे यहाँ से कॉमन लिए तो 4as अंडर रूट से बाहर आ गया। अब आपके पास बचा क्या यहाँ पे? यहाँ आ गया 1 प्लस ये आ गया एस स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल। तो ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट question number 68. The ratio of kinetic energy to the total energy of an electron in a Bohr orbit of the hydrogen atom. देखिए हम लोग ये भी जानते हैं टोटल एनर्जी जो होता है, टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2। अभी पूछ रहा हम लोगों से रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल एनर्जी। तो पूछ रहा हम लोगों से काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी का रेशियो पूछा आपसे। तो काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी, तो यहाँ से इधर ट्रांसफर कर दिया तो ये वैल्यू कितना मिला? ये 1 है और ये कितना आ गया? -1। तो ये मिला आपको 1:-1। तो ऑप्शन विल बी 3। Question number 69. A light ray is incident at an angle of incidence I on an isosceles prism and deviation delta is measured. I versus delta graph is plotted as shown below. Find the value of refractive index of the prism. अगर आपको ये ध्यान हो तो यहाँ पे ये एंगल ऑफ डेविएशन और I के बीच का जो ये ग्राफ बनता है, ये बनता है हम लोगों को मिनिमम डेविएशन के केस में। और वो कब बनाते हैं? जब I1 की वैल्यू, अगर यहाँ पे I1 की वैल्यू I2 के बराबर हो जाए, तब उस केस में यही कहलाता है मिनिमम डेविएशन डेल्टा मिन। अगर हम लोग ग्राफ से यहाँ पे बात करें तो I1 बराबर I2 बराबर डेल्टा मिन मिल गया, तो क्या यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं? डेल्टा मिन विल बी इक्वल टू 2I माइनस ए के बराबर। अभी हम लोग को एंगल ऑफ प्रिज्म नहीं पता, एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिंग ऑफ प्रिज्म नहीं पता। डेल्टा मिन मिल गया यहाँ से 30 डिग्री डायग्राम से। 2 इंटू एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस भी दे रखा आपको यहाँ पे आई, यानी कि 45 डिग्री के बराबर माइनस ए लिखे। तो ए का वैल्यू यहाँ से आ गया, ये हो गया 90 और ये हो गया -30। तो ए का वैल्यू आपको मिल गया यहाँ से 60 डिग्री के बराबर। एंगल ऑफ ये प्रिज्म मिल गया 60 डिग्री। पूछा आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए फार्मूला जानते हैं, म्यू इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा मिन डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2। फार्मूला में चूंकि ए आता है और क्वेश्चन में ए नहीं पता था, तो ए को पता किया इस ग्राफ की हेल्प से, जो यहाँ पे आया 60 डिग्री। सारी वैल्यूज के यहाँ पे पुट कर दिए। दैट इज साइन ऑफ ए का वैल्यू है 60, डेल्टा मीन आपको दे रखा है 30 डिग्री, 60 डिग्री 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, तो साइन 45, चूँकि 90/2 साइन 45 बन जाएगा। और यहाँ पे ये वैल्यू आ गया 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, तो साइन 45 हो गया ये 1/√2 और ये वैल्यू आ गया आपके पास 1/2। अगर आप इसको और ध्यान से देखें तो म्यू का वैल्यू आ गया 1/√2 यानी 2/√2। क्या इसको √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके आप √2 लिख सकते हैं? तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट Question number 70. A transformer with efficiency 90% works at 3 किलोवाट एंड 150 वोल्ट। देखिए वर्क्स की बात किया तो इसका मतलब ये हो गया कि इनपुट पावर की बात हो रही है, और ये यहाँ पे दे रखा है प्राइमरी का वोल्टेज यानी इनपुट वोल्टेज। इफ द सेकेंडरी वोल्टेज इज 300 वोल्ट देन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट आर रेस्पेक्टिवली। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सिंस एफिशिएंसी नीटा विल बी इक्वल टू आउटपुट पावर डिवाइडेड बाई इनपुट पावर। ऐसा आउटपुट पावर हो जाएगा Vs इंटू IS डिवाइडेड बाई P। इनपुट डायरेक्ट आपको दे रखा है 3 किलो, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻3। अगर यहाँ पे एफिशिएंसी की बात करें तो ये दे रखा है आपको 90%, तो लिख ले यहाँ पे 90%, तो 90/100 विल बी इक्वल टू Vs दे रखा है 300 इंटू IS पता करना है डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁻3। तो देखिए यहाँ से ये इससे कट हो गया तो ये आ गया 9/10, 300 से ये इससे कट हो गया, बचा ये इससे 10 कट हो गया, 3 से 3, तो IS आपको मिल गया दैट इज 9 एम्पियर।
तो यानी कि सेकेंडरी कॉइल का करंट होगा 9 एम्पियर। तो ऑप्शन में एक ही जगह दिख रहा है आपको, प्राइमरी और सेकेंडरी पूछा तो आप सेकंड को डायरेक्ट यहाँ पे टिक कर सकते हैं। फिर भी यहाँ पता कर लेते हैं, सिंस पावर ऑफ इनपुट यानी प्राइमरी की बात करें, इनपुट पावर ये होता है वीपी इंटू आई पी, और ये वीपी इंटू आई पी के बराबर ये करंट हो गया आईपी। इनपुट पावर आपको दे रखा है 3 किलोवाट, तो 3 इंटू 10 टू द पावर 3, जबकि वीपी दे रखा है आपको 150 इंटू ये आ गया आईपी। तो यहाँ से करंट आपको आ गया आईपी विल बी इक्वल टू 20 एम्पियर। तो ऑप्शन दिखा आपका सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, टू आइडेंटिकल बॉल्स ए एंड बी हैविंग वेलोसिटीज ऑफ 2 मीटर पर सेकंड और -1 मीटर पर सेकंड। तो मान लेते हैं आइडेंटिकल बॉल बोला गया, तो ये यहाँ पे दे रखा है u1 बराबर है 2 मीटर पर सेकंड, और दूसरा यहाँ पे b ये है a और b, इसको a लिख लिया, इसको b लिख लिया। ये दे रखा है आपको u2 इक्वल टू -1 मीटर पर सेकंड, ठीक, रिस्पेक्टिवली। कोलाइड इलास्टिकली यानी कि कोलिजन भी कैसा हो गया, इलास्टिक, यानी ई का वैल्यू 1, मास भी सेम है। ये हम लोग बात कर रहे हैं जस्ट बिफोर कोलिजन, और जस्ट आफ्टर कोलिजन हम लोग जानते हैं जब मास सेम हो तो वेलोसिटी को इंटरचेंज कर लेता है। अगर वेलोसिटी यहाँ पे इंटरचेंज हो गया तो जो वेलोसिटी ए का था वो बी के पास हो जाएगा, और जो वेलोसिटी यहाँ पे बी का था वो आ जाएगा ए के पास में। तो ये लिख लेंगे हम लोग u2 और u1, क्योंकि यहाँ पे कोलिजन कैसा है, इलास्टिक। पूछ क्या रहा है कि वेलोसिटी ऑफ बी एंड ए, वेलोसिटी ऑफ बी u1 है जो हो जाएगा यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड के बराबर, और ये वैल्यू आ गया आपके पास -1 मीटर पर सेकंड के बराबर। तो बी और ए का पूछा तो ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट Question number 72. A length of string of a musical instrument is 0.8 centimeter long and its fundamental frequency of 300 Hz. Then speed of the wave on a wire will be. देखिए अगर मैं आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो ये बनाते हैं एक्चुअल में सोनोमीटर वायर के ऊपर भी बेस्ड एक ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात किए तो F विल बी इक्वल टू, पहले लिख लेते हैं NV/2L होता है। इन केस ऑफ फंडामेंटल तो N का वैल्यू हो जाएगा 1, तो F विल बी इक्वल टू V/2L। फ्रीक्वेंसी आपको दे रखा है यहाँ पे 300 हर्ट्ज इक्वल टू V आपसे पूछ रहा है क्या होगा, डिवाइडेड बाई 2 इंटू L। अब देखिए यहाँ पे लेंथ में ये आई थिंक ये मिस्टेकली यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, ये 0.8 सेंटीमीटर ना होकर ये होगा मीटर। अगर ये 0.8 मीटर होगा तो यहाँ पे देखिए वैल्यू पुट कर दिया 0.8, तो ये हो जाएगा 1.6। तो V का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, V का वैल्यू आ जाएगा 480 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन विल बी 3, लेकिन कब, जब यहाँ पे सेंटीमीटर की जगह पे होना चाहिए मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73. If a hollow sphere is rolling, then the ratio of its rotational kinetic energy to the total kinetic energy. For a rolling object के लिए बात करें हम लोग यहाँ पे, तो जो टोटल पहले लिख लेते हैं, टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू K ट्रांसलेशनल प्लस K ऑफ रोटेशनल। K ट्रांसलेशनल की बात करें तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ mv स्क्वायर, प्लस रोटेशनल की बात करें तो हाफ I ओमेगा स्क्वायर। फिर इसको रिजल्ट और लिखें तो हाफ ऑफ mv स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ आई को लिख सकते हैं हम लोग m इंटू के स्क्वायर रेडियस ऑफ गायरेशन के रिस्पेक्ट में, और ओमेगा की जगह पे आ जाएगा v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। चूंकि यहाँ पे रोलिंग की बात किया तो रोलिंग के केस में v बराबर आर ओमेगा वैलिड। तो देखिए यहाँ से क्या लिखे, हाफ ऑफ mv स्क्वायर ले लेते हैं कॉमन। जैसे ही कॉमन लिए तो ये मिला आपको 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, जिसको आप एज ए डायरेक्ट फार्मूले तरीके से यूज़ कर सकते हैं जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे, आप ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो बोला गया कि हॉलो स्फीयर है। अगर हॉलो स्फीयर है तो यहाँ पे देखिए जानते हैं हम लोग हॉलो स्फीयर के केस में आई इक्वल टू लिखेंगे पहले एम के स्क्वायर। हॉलो स्फीयर के केस में यही वैल्यू होता है 2/3 ऑफ एम आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू एम के स्क्वायर। एम से एम कट हो गया तो के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का वैल्यू आ गया 2/3। तो ये चीज़ आप पता कर सकते हैं अलग से। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट किया 2/3। 2/3 की वैल्यू पुट करने पे देखिए क्या रिजल्ट आ गया, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस 2/3, तो ये बन जाएगा आपके पास 5/3। तो हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर इंटू 5/3 ये वैल्यू आ गया आपके पास के टोटल का।
अब पूछ रहा है आपसे के रोटेशनल, तो देखिए के रोटेशनल की बात करें तो के रोटेशनल विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो क्या इसको हाफ ऑफ अगेन लिख लेते हैं एम के स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यानी ये के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर के। एम जहाँ पे हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर ट्रांसलेशनल है, तो के ऑफ रोटेशनल, देखो यहाँ से इसको ऐसे ब्रेक कर दिए, के ऑफ रोटेशनल को आप डायरेक्ट यहाँ से अब यूज़ कर सकते हैं के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। अगेन यहाँ पे वैल्यू दे रखा है के ऑफ रोटेशनल, लिखे के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आ गया 2/3 टाइम्स ऑफ हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। पूछा आपसे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और टोटल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो, तो यहीं से अगर हम लोग के टोटल की बात करें तो के टोटल भी आपको दे रखा है यहाँ से 5/3 टाइम्स ऑफ हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। जैसे इन दोनों को डिवाइड किए हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर सब कट हो गया, तो ये वैल्यू आ गया कितना 2/5, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, म्यूचुअल इंडक्टेंस M बिटवीन टू कंसेंट्रिक कॉइल ऑफ रेडियाई 0.5 मीटर एंड 3 मीटर इज। देखिए यहाँ पे दो कंसेंट्रिक कॉइल दे रखा है, ऐसा दो कंसेंट्रिक कॉइल जिसका रेडियस यहाँ पे R1 यहाँ पे R2। अब ये देखना हम लोग किसको प्राइमरी माने किसको सेकेंडरी माने, तो उसके लिए देखिए अगर बाई चांस अगर आपके माइंड में नहीं आया तो आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। सपोज अगर हम लोग इसको बड़े वाले को प्राइमरी माने, तो ये अगर प्राइमरी है तो इसमें करंट फ्लो करने की वजह से इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, जिसको हम लोग लिखेंगे म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है तो यहाँ पे जो इनर वाला यहाँ पे कॉइल ले रहे हैं तो इसके पास एरिया होगा, मैग्नेटिक फील्ड बड़े वाले की वजह से तो इसमें फ्लक्स आएगा। चूंकि हम लोग जानते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस को पता करने के लिए फ्लक्स इन अ सेकेंडरी कॉइल मस्ट बी इक्वल टू एम ऑफ आई पी करंट ड्यू टू प्राइमरी कॉइल, तभी हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। इसका मतलब जो आउटर मोस्ट होगा इसको लिखा करेंगे प्राइमरी, जो इसको लिखा करेंगे हम लोग सेकेंडरी। ये बात क्लियर हुआ हम लोगों को। तो आगे यहाँ पे बात कर लेते हैं। अच्छा, रेडियस अब किसका कम ज़्यादा होगा, तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे R1 की वैल्यू हो जाएगी 0.5 मीटर चूँकि ये छोटा है, और R2 का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 3 मीटर चूँकि यहाँ पे बड़ा ही ये रेडियस दे रखा है। तो पहले लिखे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू प्राइमरी कॉइल एट द सेंटर बी इक्वल टू म्यू नॉट आई पी डिवाइडेड बाई 2r, r यहाँ पे दे रखा है R2, वैल्यू बाद में पुट कर लेंगे। अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिल गया तो फ्लक्स मिलेगा ड्यू टू सेकेंडरी कॉइल, तो फ्लक्स ड्यू टू सेकेंडरी जिसको हम लोग लिख रहे हैं स्मॉलर वाले को, तो ये हो जाएगा फ्लक्स बराबर होता है बी इंटू ए, तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू प्राइमरी इंटू एरिया लिख लिए, तो ये आ गया आपके पास म्यू नॉट इंटू आई पी डिवाइडेड बाई 2 इंटू R2 का वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देते 3 इंटू एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और आर का वैल्यू आपको दे रखा है 0.5 चूँकि यहाँ पे स्मॉलर दे रखा है 0.5 मीटर के बराबर। इसको सॉल्व किए यहाँ से, इसको क्या 5/10 लिख सकते हैं, 5/10 तो 1/2 का स्क्वायर आ गया, तो 3 2 6 और 4 25, तो ये आ गया म्यू नॉट इंटू पाई इंटू डिवाइडेड बाई 24 इंटू आई पी। अगर कंपेयर करो आप यहाँ से तो फाई एस बराबर एम आई पी, तो रेस्ट जो दिख रहा है ये क्या कहलाएगा आपका मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट आपके पास आ गया कैपिटल एम विल बी इक्वल टू पाई इंटू म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 24, तो ऑप्शन विल बी सेकंड। Question number 75. The potential difference across the capacitance of 5 microfarad in the figure below. देखिए इसके अबाउट आपसे पूछ रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो अगर यहाँ पे पहले चार्ज पता कर लें तो चार्ज को Q बराबर सी वी होता तो V इक्वल टू क्यू बाई सी लिखेंगे, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि यही आपसे पूछा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो पहले यहाँ से पता कर लें कि बैटरी से कितना चार्ज चला, तो बैटरी से चार्ज पता करने के लिए Q बराबर लिखेंगे C इक्विवेलेंट इंटू V। अब C इक्विवेलेंट देखना है तो यहाँ पे ये सब किस में दे रखे हैं, पैरेलल में कैपेसिटेंस जब होता है तो उसको ऐड करते हैं, तो C इक्विवेलेंट की बात करें तो देखिए अगर यहाँ पे पैरेलल है, ये हो गया 4 + 4 8 + 8 16 इंटू 5, इसमें सीरीज में आ जाएगा, तो सीरीज के लिए डायरेक्ट लिख रहे हैं C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 + C2 इंटू V का वैल्यू दे रखा है आपको 84 वोल्ट, ऐसा लिख लिए। तो देखिए यहाँ से कितना मिला, चार्ज Q इक्वल टू 16 इंटू 5 डिवाइडेड बाई ये हो गया 21 इंटू हो गया ये 84, क्या ये 4 टाइम्स मिलेगा आपको, तो ये हो गया 80 इंटू ये इससे कट हो गया तो ये 4 आ गया, तो कितना आ गया 320 माइक्रो कूलम आ गया।
चार्ज का वैल्यू मिला। जैसे चार्ज का वैल्यू 320 कूलम आ गया तो पूछा आपसे यही चार्ज देखिए यहाँ पे आएगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो गया फिर कंबाइंड होकर फिर क्यू में कन्वर्ट हुआ। तो पूछ रहा आपसे पोटेंशियल अबाउट 5 माइक्रोफैरेड क्या हो जाएगा, दैट इज लिखेंगे हम लोग क्यू बाई सी। आने वाला चार्ज कितना है आपके पास 320 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाई ये आपको दे रखा है 5 माइक्रोफैरेड, माइक्रो से माइक्रो कट हो गया तो ये आ गया आपके पास 64 वोल्ट के बराबर। तो ऑप्शन विल बी 4। Question number 76. A concave mirror of focal length f in air is immersed in a liquid mu is equal to 7/5. The focal length of the mirror will be. देखिए हम लोग जानते हैं अगर फोकल लेंथ ऑफ द मिरर की बात करें तो ये होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। इंडिपेंडेंट होता है मीडियम से, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। जब मीडियम से इंडिपेंडेंट है तो मिरर को किसी भी मीडियम में डालिए फोकल लेंथ रिमेन सेम। तो ऑप्शन विल बी 3। नेक्स्ट Question number 77. For an object thrown at 30 degree to the horizontal, the maximum height h and horizontal range related as. देखिए अगर हम लोग ये फार्मूला याद होगा तो मैक्सिमम रेंज और ये मैक्सिमम हाइट, तो रेंज और हाइट का रिलेशन विल बी इक्वल टू 4h इंटू कॉट ऑफ थीटा के बराबर होता है। तो रेंज विल बी इक्वल टू 4 इंटू एच इंटू कॉट, और यहाँ पे एंगल दे रखा है प्रोजेक्शन एंगल 30 डिग्री, सॉरी ये यहाँ पे कॉस होगा, फिर से लिख लेते हैं इसको, इंटू कॉट ऑफ 30 डिग्री। कॉट 30 डिग्री कितना होता है √3, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ √3 इंटू एच के बराबर। तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। अगर ये फार्मूला याद है तो आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट Question number 78. 1 mole of an ideal monatomic gas undergoes a process described by the equation PV की power 4 is equal to constant. The heat capacity of the gas, heat capacity C पूछा गया है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये जो PV की पावर x दे रखा है, एक्चुअली PV की पावर x बराबर कांस्टेंट, जहाँ पे वेयर x का वैल्यू 1 ना हो, x का वैल्यू गामा ना हो, जहाँ पे गामा क्या होता है CP/CV का रेशियो। अगर 1 हो गया तो ये कहलाता है आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस, और अगर गामा हो गया तो ये कहलाता है आपके पास एडियाबैटिक प्रोसेस। अगर इन दोनों को रिलीज कर दें तो ये आपको कहलाता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो किसी भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए जिसमें x का वैल्यू ना ही 1 ना ही गामा हो, कैसे पता करेंगे यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो देखिए हम लोग जानते हैं सिंस Q इज इक्वल टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डेल्टा U प्लस W। जैसे हम लोग यहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन लिखते हैं, वैसे यहाँ पे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए अगर वर्क डन की बात करें तब उस आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के पास में, तो ये वैल्यू हो जाएगा N इंटू R। सिमिलर फॉर्म में T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, या फिर आप इसको माइनस NR डेल्टा T डिवाइडेड बाई x माइनस 1। चूंकि डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस T2 माइनस T1, जबकि हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे T1 माइनस T2, इसलिए माइनस साइन बाहर आया। क्यू की बात करें तो ये हो जाएगा N इंटू सी। यही पता करना है, हम लोग को नहीं पता इस प्रोसेस का स्पेसिफिक हीट क्या होगा, इसलिए यहाँ पे CP CV सब नहीं लिख सकते। CP कांस्टेंट प्रेशर, CV कांस्टेंट वॉल्यूम, यहाँ पे तो कोई स्पेसिफाइड यहाँ पे नहीं दे रखा, इसलिए हम लोग C लिख रहे हैं। इंटू यहाँ पे लिखे डेल्टा T, और ये आप जानते हैं डेल्टा U ऑलवेज होता है NCV इंटू डेल्टा T के बराबर। और वर्क डन अभी हम लोग लिखे माइनस NR डेल्टा T डिवाइडेड बाई x माइनस 1। n डेल्टा टी कट हो गया तो c इक्वल टू आ गया CV माइनस R अपॉन x माइनस 1, या फिर इसी CV को जानते हैं हम लोग R अपॉन गामा माइनस 1 माइनस R अपॉन x माइनस 1। आप डायरेक्ट ये दो फार्मूला यूज कर सकते हैं जब कभी ऐसा प्रोसेस हो। तो स्पेसिफिक हीट यहाँ पे C की बात की है, देखिए C इक्वल टू R अपॉन गामा, मोनोएटॉमिक गैस बोला गया। मोनोएटॉमिक गैस गामा जो होता है वो CP/CV होता है, और CP/CV फॉर मोनोएटॉमिक लिए हो जाएगा ये 5R/2, ये हो जाता है आपके पास 3R/2 फॉर मोनोएटॉमिक गैस के लिए। तो इसको हम लोग लिख लेंगे 5/3 माइनस 1 माइनस R अपॉन, और x का वैल्यू यहाँ पे देखो दे रखा है 4 के बराबर, तो ये लिख लिया हम लोग 4 माइनस 1। इसको सॉल्व किए तो 5 माइनस 3 ऊपर चला गया, बचा 2। तो C का वैल्यू देखिए आ गया यहाँ से C इक्वल टू 3 ऊपर आया तो ये आ गया 3R/2
माइनस ये बचा आपके पास r/3। तो यहाँ से देखिए 6 एलसीएम लिए तो ये हो गया 9r माइनस ऑफ 2r। तो c का वैल्यू आ गया यहाँ से, c का वैल्यू विल बी इक्वल टू 7r/6। तो ऑप्शन विल बी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 की बात करते हैं। असर्शन एंड रीजन यहाँ पे बेस दे रखा है क्वेश्चन आपको, ये असर्शन और रीजन बेस क्वेश्चन है ये। तो पहला दे रखा है असर्शन, क्लॉथ्स कंटेनिंग ऑयल और ग्रीस स्टेन्स कैन नॉट बी क्लीन्ड बाय वाटर वॉश। अगर हम लोग यहाँ पे ऑयल या ग्रीस की बात करें तो ये दोनों हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस होते हैं। हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस अगर हाइड्रोफोबिक हैं तो डू नॉट मिक्स विद वाटर। अगर डू नॉट मिक्स विद वाटर तो इसका मतलब है कि चूंकि यहाँ पे वाटर होगा तो वाटर स्प्रेड नहीं होता ऑयल सरफेस के ऊपर। उसका रीज़न क्या है, अगर मान लीजिए आपके पास ये एक वाटर का ये ड्रॉपलेट है, ये देखिए सपोज अगर ये वाटर ड्रॉपलेट है और यहाँ पे ये ऑयल का एक लेयर है, तो वाटर ड्रॉपलेट और ऑयल के बीच में जो बनने वाला यहाँ पे एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑलवेज एंगल बिटवीन द टेंजेंट ड्रॉन ऑन द फ्री सरफेस, ये कहलाता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये यहाँ पे देखिए इसके बीच में जो बनने वाला एंगल होगा वो थीटा ऑब्ट्यूज एंगल होगा 90 डिग्री से ज़्यादा। ये आपके पास वाटर का ड्रॉपलेट है, ये आपके पास ऑयल का लेयर है। तो ऑब्ट्यूज एंगल यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल बनने की वजह से यानी एंगल ऑफ कांटेक्ट का नेचर होगा ऑब्ट्यूज। और एंगल ऑफ कांटेक्ट ही एक्चुअली बताता है किसी सरफेस को वेट होने की कंडीशन को, और वेट होगा या नहीं। तो एक्चुअल में यहाँ पे वाटर जो होगा वो स्प्रेड नहीं हो पाता ऑयल या ग्रीस के सरफेस पे, इसीलिए वो स्टेन्स को क्लियर नहीं कर पाता है। इसका रीजन क्या है, बिकॉज एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन ऑयल एंड ग्रॉस वाटर इज ऑब्ट्यूज। तो बोथ स्टेटमेंट यानी असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ऑप्शन विल बी सेकंड। Question number 80. A current of 3 ampere was passed through an unknown resistor which dissipated a power of 72 watt. पहले यहाँ पे करंट आ गया तो पावर की बात करें तो पावर इक्वल टू फर्स्ट केस में लिख लेते हैं P इक्वल टू होता है I स्क्वायर इंटू आर। तो यहाँ पे पावर दे रखा है आपको, पावर दे रखा है 72, करंट यहाँ पे दे रखा है 3 एम्पियर। तो ये हो गया 3 का स्क्वायर इंटू रजिस्टेंस मिल गया R, तो 3 का स्क्वायर 9, ये आ गया आपके पास 72 डिवाइडेड बाई 9। तो ये आ गया आपके पास 8 ओम। फिर आगे चलते हैं। डिसिपेटेड पावर व्हेन एन आइडियल पावर सप्लाई ऑफ 12 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस इट। देखिए अब यहाँ पे वोल्टेज आ गया तो वोल्टेज के केस में पावर पूछा क्या होगा, तो लिखते हैं हम लोग V स्क्वायर बाई आर, और V का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाई ये हो गया 8, ये इससे कट हो गया 3 ज़ा, ये आ गया 2, ये 6 ज़ा, तो ये आ गया 18 वाट। तो ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द केस। देखिए नॉट पूछा है, इन केस ऑफ लाइट एमिटिंग डायोड। सबसे पहले बात करें तो लाइट एमिटिंग जो डायोड होता है ये वर्क करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस। एक्चुअल में ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी में। इसी डिवाइस का नाम होता है यहाँ पे LED। ये देखिए ऐसा, ये ऑलवेज एक्ट होता है फॉरवर्ड बायस में, जिसमें P वाला टर्मिनल हायर पोटेंशियल पे, N वाला टर्मिनल लोअर पोटेंशियल पे, और RF ये कहलाता है फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। करंट इसमें फ्लो करता है वो कहलाता है फॉरवर्ड करंट। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है कि ये फॉरवर्ड बायस मोड में ऑपरेट होता है, और इस केस में P और N जंक्शन दोनों हैवली डोप्ड होते हैं, PN जंक्शन। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है A। दूसरा स्टेटमेंट B भी करेक्ट है, लेकिन यहाँ पूछा नॉट करेक्ट, तो तीसरा इट इमिट्स लाइट व्हेन इट इज रिवर्स्ड बायस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये करेक्ट हुआ। The energy of the light emitted is equal to slightly less than the energy gap of the semiconductor used। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, चूंकि PN जंक्शन जब फॉर्म होगा तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होगा किसका, होल और इलेक्ट्रॉन के बीच में। उसी रिकॉम्बिनेशन की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होता है, उसी एनर्जी को हम लोग लिखते हैं डेल्टा E विल बी इक्वल टू SC बाई लैम्डा। अगर आप इससे कम एनर्जी कर देंगे तो रेडिएशन यहाँ पे होगा नहीं। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, गलत, और आपसे पूछा है नॉट करेक्ट, तो ऑप्शन यहाँ पे दिखा D। तो C और D जहाँ पे होगा वही आंसर, तो ऑप्शन विल बी सेकंड।
ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, द इलेक्ट्रिक फील्ड in an electromagnetic wave is given by E is equal to 40 sin omega t minus x by c Newton per coulomb. Find the intensity of the wave if it is propagating along x axis in free space. फ्री स्पेस का मतलब स्पीड ऑफ लाइट का यहाँ पे टर्म आएगा। तो इंटेंसिटी का डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करते हैं। इंटेंसिटी आई विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट स्क्वायर इंटू सी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू यानी पीक वैल्यू लिखते हैं, और पीक वैल्यू इस रिलेशन में दे रखा है आपको 40 के बराबर। तो यहाँ पे सारी वैल्यूज़ को पुट किए, दैट इज़ हाफ एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आ गया 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। पीक वैल्यू आपको दे रखा है 40 का स्क्वायर इंटू सी का वैल्यू दे रखा है 3 इंटू 10 टू द पावर 8। जब इसको सॉल्व किए तो ये वैल्यू आपके पास आ गया 2.12 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दे रखा है। यहाँ पे मैच द कॉलम पूछ रहा क्या होगा लिस्ट 1 लिस्ट 2 से। देखिए हम लोग यहाँ पे बात करें तो फर्स्ट यहाँ पे आपके पास दे रखा है स्ट्रेट वायर, एक दे रखा है कर्व्ड वायर। और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर होता है, अगर वहाँ पे वो लॉन्ग स्ट्रेट वायर तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर ड्यू टू स्ट्रेट वायर। ड्यू टू स्ट्रेट वायर मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर अगर लॉन्ग है तो, और ड्यू टू अगर यहाँ पे कर्व्ड है तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 आर, ऐसा हम लोग जानते हैं। अभी यहाँ पे देखो पूछ रहा कि ए वाले पोर्शन के लिए बात करें तो यहाँ पे देखिए इसको 0.1 लिख लेते हैं, इसको 2 लिख लेते हैं, इसको 3 लिख लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड 1 के लिए पहले बात कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ बीइंग अ वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्ट लिखते हैं B1 प्लस B2 प्लस B3 के सम के बराबर। अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लिखें B1 के द्वारा तो यहाँ पे डायरेक्शन चूंकि हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तभी ऐड कर सकते हैं। डायरेक्शन के लिए स्ट्रेट वायर है तो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट थंब करते हैं, रेस्ट फिंगर टुवर्ड्स पॉइंट जहाँ पे पता करना मैग्नेटिक फील्ड, तो आया आउटवर्ड डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में आया। और यहीं पे देखिए करंट ऐसे इसमें घूम कर जाएगा। और जब भी कभी कर्व्ड पोर्शन में देखना होता है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को तो राइट हैंड के सारी फिंगर को कर्ल करते हैं अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब बताता है डायरेक्शन। जस्ट दो अपोजिट चीज की बात कर रहे हैं। स्ट्रेट वायर होगा तो करंट की दिशा में करेंगे थंब को, रेस्ट फिंगर टुवर्ड्स पॉइंट जहां पे पता करना मैग्नेटिक फील्ड, और पाम बताएगा डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का। लेकिन वहीं पे अगर कर्व्ड पोर्शन होगा तो सारी राइट हैंड के सारी फिंगर को करेंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट में कर्ल करेंगे, थंब बताएगा डायरेक्शन के बारे में। अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो इस वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा उसको हम लोग लिखेंगे म्यू नॉट आई, चूंकि सेमी इनफाइनाइट है तो 4 पाई आर, लेकिन जो भी डायरेक्शन होगा उसको हम लोग लिख ले रहे हैं यहाँ पे डॉट, प्लस उसके द्वारा लिखे तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई ये 2r कंप्लीट सर्कल है, इसके द्वारा मिला आपको क्रॉस, प्लस B3 के द्वारा मिला म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर, ये भी आ गया आपके पास डॉट। दोनों को कंबाइन कर दिया तो आ गया आपके पास म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, ये आया डॉट में, प्लस म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r, ये आया क्रॉस में। अब यहाँ पे देखना कि कौन सा मैग्नेटिक फील्ड इफेक्टिव होगा, तो जिसके लिए बेस कम होगा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। अगर यहाँ ध्यान दे तो यहाँ 2r है, यहाँ 2 पाई आर है, पाई का यहाँ पे फैक्टर ज़्यादा है, तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड इसके द्वारा कम, इसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा। तो यानी कि म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r, इसको ले लिए कॉमन, म्यू नॉट आई डिवाइडेड 2r, ये हो गया पॉजिटिव तो इसको 1 लिखे, ये कितना गया माइनस का 1 अपॉन पाई, पाई को एलसीएम ले लिए तो ये आ गया म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, ये वैल्यू मिला पाई -1। इफेक्टिव कौन हो जाएगा यहाँ पे क्रॉस, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो आ गया म्यू नॉट आई 2 पाई आर पाई -1, यानी ए का होना चाहिए, ऐसा देखने को मिला थर्ड में, तो ए का होना चाहिए 3। तो ए का 3 जहाँ पे होगा वो ऑप्शन है तो फर्स्ट होगा, या तो ऑप्शन 3 होगा। अब यहाँ पे चेक कर लेते हैं सेकंड के बारे में। सेकंड के लिए लिखे तो ये भी देखिए आपके पास आ गया सेमी इनफाइनाइट, इसको फिर 1 लिखे, इसको यहाँ 2 लिख लिए, इसको 3 लिख लिए। अब हम लोग यहाँ पे 2 की वजह से चेक करने चल रहे हैं। देखिए भाई 2 की वजह से चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O विल बी इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 2
प्लस मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 3 लिखेंगे यहाँ पे। 1 के द्वारा अगर आपको ध्यान हो तो यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा दे रखा था, ये डायग्राम ऐसा, यहाँ पे ऐसा करंट जा रहा है ऐसे घूमता हुआ, यहाँ पे O पॉइंट है जिसका यहाँ पे रेडियस R दे रखा है ये। अब इसके द्वारा देखें तो देखिए यहाँ पे कर्व्ड रूट फिर यूज़ करेंगे, राइट हैंड ऐसा यूज़ किया, थंब इधर सारी फिंगर इधर तो आउटवर्ड आया। लेकिन जब इसके द्वारा यूज़ किया तो देखिए ऐसा है, ये भी कैसा है आउटवर्ड आया, और इसके द्वारा भी कैसा है आउटवर्ड आया। यानी सबकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर दिखेगा आपको, आउटवर्ड डायरेक्शन में। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, स्ट्रेट वायर है, थंब करेंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, रेस्ट फिंगर पॉइंट तो आउटवर्ड आया। ये वाले वायर से ऐसा थंब किए, रेस्ट फिंगर इधर तो आउटवर्ड आया। यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा तो ये भी किधर आया, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो यानी यहाँ से आपको मिल गया म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर, ये मिला आउटवर्ड में, प्लस ये भी मिला आपको म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई। अब ध्यान देना है ये कंप्लीट सर्कल नहीं है, ये हाफ है, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग 4r के बराबर। ये भी कैसा दिखा आपको आउटवर्ड, प्लस ये आ गया म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर, ये भी आपको आ गया आउटवर्ड। सबको ऐड कर दिए तो ये आ गया आपके पास म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर आउटवर्ड, प्लस म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई ये आ गया 4r, ये भी आ गया आउटवर्ड। यहाँ से कॉमन ले लिए, म्यू नॉट आई बाई 2r ले लिए कॉमन। जैसे ही कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बचा 1/2 और प्लस यहाँ पे क्या आ गया 1/पाई, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए। जैसे मल्टीप्लाई किए तो ये क्या आ गया भाई आपके पास म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर, चूँकि यहाँ पे 2 पाई ले लेंगे कॉमन तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो पाई प्लस 2 बचा यहाँ से। देखिए इसको फिर से लिख लेते हैं, और ये आपने कॉमन ले लिया बाहरी, देखिए ये बचा आपके पास पाई प्लस 2। तो ऐसा जहाँ पे देखने को मिलेगा वो मैच होगा। तो ए का है तो बी का देख लेते हैं क्या फर्स्ट है। अगर आपने इसको नोट कर लिया तो देखिए यहाँ पे आते हैं, देखिए ये देखिए बी का दिखा हम लोगों को फर्स्ट, यानी जो बी का होना चाहिए वो फर्स्ट होना चाहिए। तो ए का थर्ड, बी का फर्स्ट यही दिख रहा है, चूंकि बी का फोर्थ गलत होगा तो आप डायरेक्ट यहाँ पे टिक कर सकते हैं ये ऑप्शन को, तो ऑप्शन विल बी 3। लेकिन और चेक कर लेते हैं जरा, सी की वजह से चेक कर लेते हैं। ये वायर इसके एक्सटेंशन पॉइंट से जा रहा पास हो रहा, तो इसके द्वारा जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो 0। अब बचा इसके द्वारा देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे रेस्ट फिंगर ऐसे एक पाम, ये भी किधर गया इनवर्ड, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ। चूंकि हम लोग जानते हैं जब भी कर्व्ड सरफेस होगा तो उसमें 2 ही तरह की करंट फ्लो करेगा, आइदर क्लॉकवाइज आइदर एंटी क्लॉकवाइज। करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड डॉट होगा, करंट क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस होगा इस केस में। तो यहाँ पे देखते हैं बी एट ओ विल बी इक्वल टू, इसके द्वारा मिला तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4r आ गया, प्लस इसकी वजह से लिखे तो म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई ये भी आ गया आपके पास 4 पाई आर। तो यहाँ से म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4r ले लिए कॉमन, तो ये आ गया आपके पास 1 प्लस 1/पाई, यानी कि इसको और सही से लिखे तो ये आ गया म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर, पाई यहाँ पे कॉमन ले ली तो पाई प्लस 1। तो ये आ गया सी का होना चाहिए, यहाँ पे देखने को मिला फोर्थ, तो सी का दिखा फोर्थ। तो अब आप समझ गए सी का हो गया फोर्थ, तो डी का कितना हो जाएगा यहाँ पे सेकंड, तो ऑप्शन विल बी 3। नेक्स्ट Question number 84. An aluminum rod with Young's modulus y is equal to 8 into 10 power 10 Newton per meter square undergoes elastic strain of 0.02%. The energy per unit volume is stored in the rod in SI unit. Again ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया। एनर्जी डेंसिटी आपसे पूछा, जिसको बोलते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये होता है हाफ ऑफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। क्वेश्चन में स्ट्रेस नहीं तो हम लोग क्या करें उसको स्ट्रेन के टर्म में लिख सकते हैं। तो क्या इसको हाफ ऑफ यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन का स्क्वायर, बिकॉज यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो स्ट्रेस हो जाएगा यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, तो स्क्वायर आ गया। सारी वैल्यूज को यहाँ पे पुट किए 1/2, वाई का वैल्यू दे रखा है 8 इंटू 10 टू द पावर 10 इंटू स्ट्रेन आपको दे रखा है 0.02%, तो 0.02 डिवाइडेड बाई 100, चूंकि परसेंट में दे रखा है इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट के तो स्क्वायर आ गया। सॉल्व किए तो ये वैल्यू आ गया आपके पास 1600 जूल पर मीटर क्यूब, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट Question number 85. If the slit distance in Young's double slit experiment is reduced to 1/4, the fringe width becomes n times the value of n. देखिए हम लोग जानते हैं फ्रिंज विड्थ की बात करें तो बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी।
तो पूछ रहा कि न्यू जो एन बीटा डैश है वो n टाइम्स हो गया बीटा के, कब, जब लैम्डा डी डिवाइडेड बाई इसकी वैल्यू को कर दिया गया d बाई 4। तो क्या यहाँ से ये 4 टाइम्स ऑफ लैम्डा डी बाई डी आ गया। कंपेयर किए तो यही n किसके बराबर आ गया, 4 के बराबर, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट question number 86, for a nucleus to be stable the correct relation between neutron number and proton number z for light nuclei। देखिए ये शब्द इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पूछा गया। और हम लोग जानते हैं जो भी स्टेबिलिटी की बात आती है तो ऑलवेज हम लोग रेशियो देखते हैं न्यूट्रॉन डिवाइडेड बाय प्रोटॉन, यानी n बाई z का रेशियो बताता है स्टेबिलिटी के बारे में। तो यहाँ पे पूछा गया फॉर लाइट न्यूक्लियाई, तो इसका वैल्यू होना चाहिए 1। ध्यान दीजिएगा फॉर लाइट न्यूक्लियाई के लिए, और यहीं पे अगर n ग्रेटर देन होना चाहिए z से फॉर हैवी न्यूक्लियाई के लिए। दोनों यहाँ पे केस डिस्कस कर दे रहे हैं आपको फॉर हैवली न्यूक्लियाई के लिए। और अगर इन दोनों सिर्फ न्यूक्लियाई की स्टेबिलिटी की बात करें तो दोनों का कंबाइंड फॉर्म फर्स्ट एंड सेकंड को कंबाइन करके लिखते हैं फॉर स्टेबल न्यूक्लियाई, फॉर स्टेबल न्यूक्लियाई जिसमें हैवी और लाइट दोनों की बात आ गई, तब लिखा करेंगे हम लोग थर्ड ऑप्शन को टिक करेंगे। लेकिन उसने लाइट पूछा तो ऑप्शन विल बी 4। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, if value of magnetic field at surface of infinite long current carrying solid wire is 48 Tesla, then magnetic field at a distance r by 6 from its axis will be। देखिए पहले उसने सरफेस पे कहा तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सरफेस B विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 पाई r, ऐसा लिख लिया। ये दे रखा है आपको 48 टेस्ला के बराबर, ऐसा लिखे। फिर पूछा इनसाइड, तो B इनसाइड विल बी इक्वल टू, फार्मूला जानते हैं हम लोग, म्यू नॉट I इंटू स्मॉल r, जहाँ पे स्मॉल r क्या है, इनसाइड का डिस्टेंस, डिवाइडेड बाई 2 पाई r स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दिया यहाँ पे, म्यू नॉट I इंटू स्मॉल r का वैल्यू r बाई 6 डिवाइडेड बाई 2 पाई r स्क्वायर। r से r कट हो गया तो ये 1 बाई 6 टाइम्स बचा आपके पास म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू r, ऐसा। और म्यू नॉट I 2 पाई r आपको दे रखा है 48 टेस्ला बाई 6 किए तो ये आ गया आपके पास 8 टेस्ला, तो ऑप्शन विल बी सेकेंड। नेक्स्ट Question number 88, the RMS value of potential due to superposition of two alternating potential E1 दे रखा है √2e sin ओमेगा टी, दूसरा E2 दे रखा है √2e cos ओमेगा टी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे cos है, यहाँ पे sin है। सुपरपोजिशन की बात हो रही है, इसका मतलब है सुपरपोजिशन के केस में दोनों का फंक्शन यहाँ पे सेम होना चाहिए। अगर आप इसको cos को कन्वर्ट करेंगे sin में तो 90 का डिफरेंस, और अगर आप sin को कन्वर्ट करेंगे cos में तो तब भी 90 का डिफरेंस। मतलब इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो दोनों का दे रखा है 90 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं जब भी रिजल्टेंट की बात करते हैं तो ई आर रिजल्टेंट लिख रहे हैं, वो हो जाएगा अंडर रूट E01 का स्क्वायर प्लस E02 का स्क्वायर, हम लोग पी की बात कर रहे हैं अभी, प्लस 2 टाइम्स ऑफ E01 इंटू E02 इंटू कॉस ऑफ 90 क्यों, क्योंकि एक कॉस है एक साइन है, कॉस 90 टर्म हो गया 0। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट वैल्यू आया वो लिख लिया हम लोग, विल बी इक्वल टू E0 दे रखा है आपको √2e का होल स्क्वायर, प्लस ये भी दे रखा है आपको √2e का होल स्क्वायर। ये भी हो गया 2e स्क्वायर, ये भी हो गया 2e स्क्वायर, तो ये आपके पास आ गया 2 टाइम्स ऑफ अंडर √2e स्क्वायर, जिसको लिख सकते हैं आप यहाँ पे 2 इंटू ई, यहाँ पे दे रखा है आपको। अभी आपने पता कि यहाँ पे पीक वैल्यू, लेकिन आपसे पूछा क्या उसने, आरएमएस पूछा है। तो हम लोग जानते हैं आरएमएस का जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट ऑफ आरएमएस विल बी इक्वल टू जो भी पीक का रिजल्टेंट है डिवाइडेड बाई √2। तो ये वैल्यू आपको दे रखा है यहाँ पे 2e डिवाइडेड बाई √2, सॉल्व किए तो कितना आ गया √2e के बराबर, तो ऑप्शन विल बी फर्स्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89,
Range of an emitter is 16 ampere and full scale deflection current is 2 microampere. If the resistance of galvanometer is 80 ohm, then find the shunt resistance. देखिए डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं शंट का, तो शंट विल बी इक्वल टू IG इंटू जी डिवाइडेड बाई I माइनस IG, ये फार्मूला जानते हैं। IG का वैल्यू यहाँ पे दे रखा है आपको 2 माइक्रो, तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, जबकि G का वैल्यू आपको दे रखा है यहाँ पे 16 एम्पियर, सॉरी 80 ओम, 16 एम्पियर, तो इसका वैल्यू दे रखा है I का, दैट इज 16 माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, ये शंट आ गया। जान रहे हैं यहाँ पे कि 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 80 डिवाइडेड बाई ये वैल्यू 16, बिकॉज 16 में 10 पावर माइनस 6 जब माइनस करेंगे तो अप्रॉक्स में यही वैल्यू आ जाएगा। इसको सॉल्व किए तो ये वैल्यू आ गया अप्रॉक्स में 10 टू द पावर माइनस 5 ओम, तो ऑप्शन विल बी 3। नेक्स्ट Question number 90. A wave represented by the equation y is equal to a cos kx minus omega t is superposed with another wave to form a stationary wave such that the point x is equal to 0 is anti-node. ध्यान दीजिएगा, यानी ओरिजिन पे बन रहा है एंटी नोड, और जब भी कभी ओरिजिन पे एंटी नोड बनता है तो यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड का फंक्शन होता है वो कॉस होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं यहाँ पे स्टैंडिंग वेव की बात करें तो रिजल्टेंट स्टैंडिंग वेव को लिख सकते हैं दो तरह से, आइदर 2a cos kx इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, या फिर 2a sin kx इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी, ऐसा हम लोग जानते हैं कॉस ऑफ ओमेगा टी। यानी यहाँ पे बात आती है इस एम्पलीट्यूड की। एक्चुअल में अगर यहाँ पे एम्पलीट्यूड ये जो रेशियो है ये जो वैल्यू है 2a cos kx, ये तभी लिखेंगे जब ओरिजिन पर एंटी नोड बने। इस केस में ओरिजिन पर अगर एंटी नोड होगा तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड फंक्शन हो चाहिए कॉस का, और ये जब ओरिजिन पर नोड हो, x बराबर 0 पे नोड हो, तब यहाँ पे साइनसॉइडल फंक्शन होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको 1 बाई 1 यहाँ पे चेक कर सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे दे रखा है सुपर इम्पोज हुआ है, ये तभी पॉसिबल होगा जब दो वेव अपोजिट डायरेक्शन में जिसका एम्पलीट्यूड सेम, जिसका यहाँ पे वो क्या नाम वेवलेंथ सेम हो, फ्रीक्वेंसी सेम हो, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में आके सुपर इम्पोज करेंगे तभी यहाँ पे फॉर्म करता है तभी फॉर्म करता है यहाँ पे स्टैंडिंग वेव। तो अगर यहाँ पे देखें फर्स्ट दे रखा कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, अगर ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा को आना चाहिए निगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो आप इसको पहले ही यहाँ पे नेग्लेक्ट कर सकते हैं कि ये वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे गलत। क्यों? क्योंकि एक जा रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, निगेटिव ये है निगेटिव, तो पॉजिटिव डायरेक्शन तो दूसरा इधर आना चाहिए, तो ऑप्शन 4 होगा, या तो ऑप्शन ये होगा तो ऑप्शन ये होगा। जरा हम लोग यहाँ पे 4 को लेकर चल रहे हैं, रीज़न क्या है फिर आप यहाँ पे चेक करके देख सकते हैं। सुपरपोजिशन कराना है तो y इक्वल टू लिखे हम लोग y1 प्लस y2 के बराबर, दोनों को यहाँ पे ऐड कर दिए अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। एक दे रखा है आपको a इंटू कॉस ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी, और दूसरे की वैल्यू यहाँ पे पुट किए a इंटू कॉस ऑफ के एक्स प्लस ऑफ ओमेगा टी। अब यहाँ पे क्या किए, a को कॉमन ले लिए, जैसे कॉमन लिए तो आपके पास ब्रैकेट में बचा कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस ये आ गया कॉस ऑफ के एक्स प्लस ऑफ ओमेगा टी। अब यहाँ पे या तो आप कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो एक फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक फार्मूला होता है कॉस सी प्लस कॉस डी, ये होता है 2 टाइम्स ऑफ कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2, ये फार्मूला होता है कॉस सी प्लस कॉस डी। तो डायरेक्ट आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ये ए है, फार्मूला यूज़ किए कॉस ऑफ सी की जगह पे दे रखा है के एक्स माइनस ओमेगा टी, प्लस डी की जगह पे दे रखा है के एक्स प्लस ऑफ ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी। तो यहाँ पे लिखे के एक्स माइनस ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस ऑफ ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2, आप ऐसा लिख सकते हैं। देखिए ओमेगा टी कट हुआ, ये मिला 2 के एक्स और 2 से 2 कट हो गया, तो ये रिजल्ट आ गया आपके पास ए ऑफ कॉस के एक्स। यहाँ पे देखते हैं के एक्स कट हुआ, माइनस 2 ओमेगा टी आया, तो 2 से 2 कट हो गया तो माइनस का ओमेगा टी, और हम लोग जानते हैं कि कॉस ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो प्लस कॉस थीटा के बराबर होता है, तो ये वैल्यू भी आपको मिल गया कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो इस रिजल्टेंट वेव के अगर हम लोग एम्पलीट्यूड की बात करें तो फिर ये देखो कॉस टर्म आ गया, अगर ये कॉस टर्म आया तो इसका मतलब ये तभी पॉसिबल होगा जब वहाँ पे एंटी नोड बन रहा होगा, तो ऑप्शन होना चाहिए आपका
4। ऐसे ही अगर आप रेस्ट यहाँ पे चेक करेंगे साइन के साथ में, तो फार्मूला जो बनेगा कॉस सी प्लस साइन डी वाला, तो वो हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। तो यहाँ पे ये टर्म आ जाएगा साइन का, जबकि एंटी नोट बना तो कॉस का टर्म आ चाहिए, तो ऑप्शन विल बी 4। तो स्टूडेंट्स, ये था आज आपका AITS का डिस्कशन। होप सो आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी आप लोग जितना रिवीजन मोड में रहिए, जितना फार्मूला अगर आप यूज़ कर सकते हैं उसको रिवाइज करिए, ताकि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच।